तो हमारी प्यारी लॉयल फैमिली को मिस्टर एक्स का सादर प्रणाम। साथियों, आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं उसमें कुछ भयानक सच्चाई आपके सामने आने वाली है। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि हमारे देश में असम में पड़ने वाला एक गांव है म्योंग। उसके बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं कि वहां तंत्र मंत्र की एक अलग ही दुनिया होती है और वहां की लड़कियां अपना रूप बदल लेती हैं और किसी को भी अपने वश में कर लेती हैं। अब उसकी सच्चाई क्या है ये न तो आप बता सकते हैं और ना ही मैं जानता हूं। हम सभी केवल उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जो हमें इंटरनेट पर सुनने को मिलती है, लेकिन इन सभी बातों से कहीं ना कहीं असम की संस्कृति पर जरूर बुरा प्रभाव पड़ता है। असम के उस गांव की एक नेगेटिव छवि लोगों के दिमाग में बनती जा रही है, जो शायद वहां के सभी लोगों के प्रति हमारा नजरिया खराब कर देती है। अब ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में तंत्र मंत्र और कहीं पर न किए जाते हों, बल्कि तंत्र मंत्र तो हमारे पूरे देश में हर जगह पर किए जाते हैं। हर जगह पर लोग काले जादू टोटकों में विश्वास करते हैं। तो फिर लोग असम के उस म्योंग गांव को इतना ज्यादा टारगेट क्यों करते हैं? तो यही चीज हमने भी जानने की कोशिश की है और इसी प्रयास में एक ऐसे इंसान से मिले जो वहां के बारे में काफी कुछ जानता था। तो ये स्टोरी पत्रकार प्रबल दामोदर जी की है, जो मूल रूप से गुजरात में रहते थे और वहां के टीवी चैनल के लिए काम करते थे। साथियों, हर व्यक्ति अपने जीवन में और अपने काम में बुलंदियां चाहता है। ऐसे ही प्रबल दामोदर भी अपने जीवन में अपने काम को लेकर बुलंदी चाहता था। उसे इस फील्ड में काफी इंटरेस्ट भी था, इसलिए वह अपने काम को बखूबी निभा रहा था। भारत में पत्रकार की स्थिति आप सभी को पता है कि भारत में पत्रकार की सुरक्षा के लिए क्या कुछ है, क्या नहीं। अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर के बारे में भी सुना होगा कि किस तरह से करप्शन के केस में जब वह अपना काम कर रहे थे तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। भारत में न केवल मुकेश चंद्राकर के साथ ये घटना हुई है, बल्कि ऐसे कई पत्रकार हैं जिनको काम के चलते कई हादसों का शिकार होना पड़ता है, कई साजिशों का शिकार होना पड़ता है। पत्रकारों का काम भी काफी रिस्की भरा होता है, लेकिन कभी कभी ऊपर से इतना दबाव होता है कि इन घटनाओं को समाज के सामने लाया ही नहीं जाता। मुकेश चंद्रकार का केस तो तूल पड़ गया था, लेकिन उन्हें भी न्याय कब मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं। लेकिन हमारे देश में न जाने से कितने पत्रकार हैं जिनके साथ हुई घटनाओं को आज तक किसी लोकल पेपर में भी नहीं छापा जाता। उनकी बात को दबा दिया जाता है और प्रबल की कहानी भी उन्हीं में से एक पत्रकार की है, जो अपने काम के सिलसिले से असम के एक गांव म्योंग गए थे और वहां उनके साथ जो हादसा हुआ वह काफी दर्दनाक था। लेकिन उनके ऊपरी अफसरों ने भी इस बात को रफा दफा करने की कोशिश की, क्योंकि वह जानते थे कि जब यह बात समाज के सामने आएगी तो काफी हंगामा खड़ा हो सकता है। आज जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूं यह हमें उनके साथ रहने वाले कैमरामैन ने ही सुनाई है। हालांकि जब वह प्रबल गांव गए थे तो उनका जो मिशन था वह एक गुप्त मिशन था। कैमरामैन के कहने की वजह से यहां मैंने पत्रकार और कैमरामैन दोनों का ही नाम बदल दिया है, क्योंकि हमारी स्टोरी का मकसद आपको सच्चाई से रूबरू कराना है, न कि किसी व्यक्ति के लिए कोई परेशानी खड़ी करना। तो जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुनने के लिए आए हैं उनसे कहूंगा कि चैनल पर ऐसी और भी कई सारी घटनाएं हमने कवर की है जिनको आप सुन सकते हैं, और ऐसी नई नई और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बरगद के पेड़ के नीचे, जहां पेड़ के एक ओर प्रबल एक बड़े से पत्थर पर कमर में केवल एक गमछा बांधे बैठा था और नदी के बहते पानी को देख रहा था, तभी पीछे से एक लड़की आती है और उसे बाहों में भर लेती है। प्रबल भी पानी में उस लड़की के अक्स को देखकर मुस्कुराने लगता है। वह कहता है, बड़ी देर कर दी तुमने। वो लड़की कहती है, माफ करो दो। इतना कहते हुए वो लड़की आगे आकर प्यार से प्रबल के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। प्रबल उस लड़की के रंग रूप पर पूरी तरह मोहित हो चुका था। वो सब कुछ भुला बैठा था। कुछ देर वो लड़की प्रबल की आंखों में ही देखती रहती है,
प्रबल भी उस लड़की के चेहरे से नजर नहीं हटा पाता और देखते ही देखते वो लड़की कब अपने होंठ प्रबल के होंठों पर रख देती है उसे पता ही नहीं चलता। प्रबल पूरी तरह मदहोश था। जैसे ही वो लड़की अपना चेहरे पीछे करती है, प्रबल उस लड़की को देखकर चिल्ला उठता है, क्योंकि उस लड़की का चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। होठों से गहरे लाल रंग का खून बह रहा था, आंखें पूरी तरह सफेद थीं। प्रबल अपने होठों को छूकर देखता है तो उसके होठों से भी खून निकल रहा था। वो घबराकर उस लड़की को धक्का दे देता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन वो लड़की, जो कुछ देर पहले तक प्रबल को प्यार भरी निगाहों से देख रही थी, अब उसकी आंखों में गुस्सा सवार हो जाता है। प्रबल पत्थर के आगे पैर रख ही नहीं पाता। वह वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों को किसी ने पकड़ रखा है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वही लड़की गुस्से से उसके पैरों को घूर रही थी। प्रबल बुरी तरह चिल्ला रहा था। अमर बरगद के पेड़ के पीछे खड़ा सारा नजारा देख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर प्रबल की मदद करे। अमर ये नजारा बरगद के पेड़ के पीछे से देख रहा था। आखिर प्रबल के साथ क्या हुआ था, वो कौन सी जगह पर था और अमर उसे छिपकर क्यों देख रहा था, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा शुरू से बताता हूं। प्रबल एक 24 साल का बेहद खूबसूरत नौजवान, जिसने अपने करियर की शुरुआत एक न्यूज़पेपर के जरिए की। फिर धीरे धीरे उसे गुजरात की एक बड़ी मीडिया कंपनी में काम मिला। प्रबल अपने काम के प्रति हमेशा वफादार रहा और उसी के चलते उसे हमेशा बड़ी खबर कवर का मौका मिला। प्रबल की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उसका काम, उसका परिवार, उसकी खुद की पर्सनल लाइफ, सब कुछ संतुलित था। फिर एक दिन उसकी मीडिया कंपनी उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट सौंपती है जिसे कवर करने के लिए काफी लोग उत्सुक भी रहते हैं और कुछ लोग पीछे भी हट जाते हैं। सितंबर 2018 प्रबल को मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। उसके सर मोहन सरन प्रबल की सभी के सामने काफी तारीफ करते हैं। वह कहते हैं, प्रबल, तुमने पिछले 1 साल में काफी अच्छा काम किया है, काफी अच्छी स्टोरी को कवर भी किया है। तुम्हारे द्वारा जितनी भी स्टोरी कवर की गई है, सभी से हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। लेकिन मैं क्राइम, करप्शन से हटकर एक अलग स्टोरी चाहता हूं जिसे सिर्फ तुम कवर करो। अपनी तारीफ सुनकर प्रबल भी काफी खुश था। वह खुशी खुशी अपने सर से कहता है, जी बिल्कुल सर, आप बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका दिया हुआ प्रोजेक्ट अच्छी तरह से कर पाऊं। मोहन सर प्रोजेक्टर पर कुछ तंत्र मंत्र की सामग्री दिखाते हैं, जिसे देखकर प्रबल के माथे पर सिकुड़न पैदा होने लग जाती है। वह पूछता है, अरे सर, यह सब क्या दिखा रहे हो? क्या जादू टोना करने का इरादा है? मोहन हंसते हुए कहता है, इरादा तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसकी सच्चाई का पता लगाएं। क्या सच में जादू टोना होता है या नहीं? तभी मीटिंग रूम में बैठा हुआ एक अन्य शख्स कहता है, लेकिन सर, आज अचानक आपको क्या हुआ जो आप तंत्र मंत्र की चीजों के बारे में जानने लगे? मोहन ने कहा, देखो, तुम सभी जानते हो कि हमारे भारत में अंधविश्वास काफी ज्यादा फैला हुआ है और यह तस्वीर दिखा रही है, यह काले जादू से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि असम में एक गांव है मयोंग, वहां पर काला जादू बहुत ही आम है। वैसे तो बहुत सारे रिपोर्टर वहां गए हैं, वहां के लोगों से बात की है, जिनमें कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, आज भी यहां जादू टोना होता है और कुछ का कहना है कि नहीं, अब कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हें वहां जाकर सच्चाई का पता लगाना है। यह सुनने के बाद वहां मौजूद लोगों को हंसी आने लगती है, लेकिन प्रबल अभी भी काफी सीरियस था। तो मोहन सर कहते हैं, बस यही वजह है जो मैंने इस काम के लिए प्रबल को चुना। सब लोग हैरानी से प्रबल की ओर देखते हैं। मोहन आगे कहता है, प्रबल हर काम को सीरियस होकर करता है और इसकी यही आदत मुझे अच्छी लगती है। मैं जानता हूं आप सब लोग भी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते हो, मुझे भी नहीं है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इस गांव की स्टोरी को कवर करें। देखो, हर मीडिया इस गांव के बारे में यही खबर फैलाता है कि यह काला जादू करने का गढ़ है। तुम सभी जानते हो कि हमेशा हर मीडिया कर्मी अपनी खबर को बड़ा चढ़ाकर ही दिखाता है, मिर्च मसाला लगाकर दिखाता है।
लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग सच्चाई को उजागर करें। मैं चाहता हूं कि प्रबल वहां जाए और देख कर आए, क्या सच में वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं या नहीं। वहां बैठा एक शख्स कहता है, सर लोग कहते हैं तो फिर होता ही होगा, और वैसे भी इस गांव को काफी लोगों ने कवर किया है, हमारे लिए काफी पुराना नहीं हो जाएगा। कोई नई सिटी या कोई नया गढ़ बताइए। मोहन कहता है, वही कह रहा हूं, सब लोग इस गांव के बारे में यही बताते हैं कि यह जादू टोने की नगरी है, लेकिन हमें सच बताना है कि क्या सच में जादू करने की नगरी है या नहीं। हमें मिर्च मसाला बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हमारा काम सच्चाई को लोगों तक लेकर जाना है, ना कि अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी बक देना। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पिछले दिनों गुवाहाटी से मेरे मिलने वाले आए थे। तब मैंने उनसे इस गांव के बारे में पूछा था। उन्होंने मुझे यह कहा था कि सब कहने की बातें हैं, वहां अब ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ, एक समय था कि मयोंग गांव में लोगों को जानवर बना दिया जाता था। बाहर से आने वाला शख्स उस गांव से लौट भी नहीं पाता था, इसलिए वहां बाहर का कोई शख्स नहीं आता था, केवल वही लोग आते थे जिन्हें तंत्र मंत्र करना होता था। अब जब से वैज्ञानिक युग शुरू हुआ है, तब से यह सारी चीजें पीछे छूट गई हैं। लोग पढ़ने लिखने लगे हैं और इन सब चीजों से दूरी बनाने लगे हैं, लेकिन फिर भी वहां की छवि लोगों की नजरों में नकारात्मक है। मैं चाहता हूं कि इसके पीछे की सच्चाई सब लोगों के सामने आए। मैं यह नहीं कहता कि वहां पर हमें कुछ तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी मिलेगी या नहीं, लेकिन जो भी है, बस सच्चाई को सामने लाओ, और मैं समझता हूं कि प्रबल इस काम को बहुत अच्छी तरह करेगा। प्रबल कहता है, जी सर बिल्कुल, जब आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं यह काम जरूर करूंगा। मुझे भी नहीं लगता ये सब चीज सच में इस दुनिया में मौजूद है, और वैसे भी हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन पर यकीन नहीं कर सकते। आपकी बात मुझे भी सही लगी कि लोग मिर्च मसाला लगाकर मयोंग गांव के बारे में बताते हैं। मुझे नहीं लगता कि वहां आज भी जादू टोना होता होगा, इसलिए मैं एक बार उस गांव का दौरा जरूर करूंगा। सब लोग मीटिंग रूम से बाहर जा रहे थे, लेकिन मोहन ने प्रबल को रोककर अकेले में बात की और कहा, प्रबल, तुम वहां जाओगे, लेकिन वहां किसी को यह पता न चले कि तुम एक पत्रकार हो, क्योंकि कभी कभी लोग पत्रकारों को कुछ बताना नहीं चाहते या फिर कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं। तुम्हें जो कुछ भी करना है गुप्त तरीके से करना है। प्रबल उसी दिन से म्योंग की जानकारी इकट्ठा करने में जुट गया, और फिर कुछ दिनों बाद वह अपने साथी अमर के साथ गुवाहाटी के लिए निकल गया। प्रबल पहले भी गुवाहाटी किसी काम से गया था, लेकिन उसने तब मयोंग के बारे में कुछ नहीं सुना था। गुवाहाटी पहुंचकर प्रबल और अमर एक दिन गुवाहाटी के ही एक होटल में रुके और वहां पर गांव के बारे में जानकारी जुटाई। होटल के ही रिसेप्शनिस्ट कुंदन ने उन्हें बताया कि मयोंग गांव यहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। प्रबल जब कुंदन से मयोंग गांव के बारे में पूछताछ कर रहा था, तब उसने कुंदन से यह भी पूछा था कि क्या वहां पर जादू टोना होता है। तब कुंदन ने भी यही जवाब दिया था कि यह सब कहने की बातें हैं, जादू टोना किसी जमाने में हुआ करता था और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल प्रबल अपना काम करने आया था, इसलिए उसे गांव तो जाना ही था। प्रबल और अमर गुवाहाटी से एक टैक्सी बुक करते हैं और म्योंग गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव की बाहरी सीमा पर ही टैक्सी वाला अपनी गाड़ी रोक देता है। प्रबल पूछता है, गांव आ गया क्या? टैक्सी ड्राइवर कहता है, हाँ, यहां से सीधा है। प्रबल हैरानी से कहता है, अरे लेकिन यहां तो केवल मैदान ही है, घर तो दिख ही नहीं रहे। टैक्सी ड्राइवर कहता है, मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा, आप खुद चले जाओ। तभी अमर चिड़चिड़े अंदाज में कहता है, ये क्या बात हुई, आगे दूर तक बस सड़क ही है, यहां आसपास कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा, हम लोग कहां तक पैदल चलेंगे? टैक्सी ड्राइवर कहता है, भैया मुझे माफ करो, आगे खतरा हो सकता है, मैं नहीं जा सकता। प्रबल कहता है, अरे लेकिन सब लोग मना करते हैं कि अब इस गांव में कुछ नहीं है। टैक्सी ड्राइवर कहता है, देखिए भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप पैसे कम दे दो, लेकिन मेरी टैक्सी से उतर जाओ। अमर टैक्सी ड्राइवर से बहस करने लगता है,
लेकिन प्रबल जैसे तैसे करके बात को खत्म करता है। टैक्सी ड्राइवर तो चला जाता है और वे दोनों अपना बैग लिए सड़क किनारे खड़े रहते हैं। अमर गुस्से में कहता है, यार हद है, जब इसे गांव तक पहुंचाना ही नहीं था तो हमें यहां तक भी लेकर क्यों आया। प्रबल कहता है, यार गुस्सा मत कर, हो सकता है उसे डर लगता हो। अमर कहता है, लेकिन हमने गुवाहाटी में पूछा था ना, काफी लोगों ने मना किया था कि अब ऐसा कुछ नहीं है। प्रबल कहता है, अरे यार, अब जो भी है, दुनिया में तो सब तरह के लोग होते हैं, हो सकता है यह उन्हीं में से कोई एक अंधविश्वासी हो। अब यहां तक आ गए हैं तो आगे भी पहुंचे जाएंगे। थोड़ी देर पैदल चलते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा, उससे मदद मांग लेंगे। प्रबल और अमर सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे। दोनों ओर खाली मैदान पड़े थे, शायद वे कभी खेत रहे थे और वहां पर कटाई हो चुकी थी। मौसम अभी भी काफी गर्म था। तभी वहां एक बाइक वाला गुजरा। इन्होंने तुरंत उस बाइक वाले को रोका। प्रबल के पूछने पर उस बाइक वाले ने बताया कि वह भी मयोंग गांव में ही जा रहा है, इसीलिए वह आदमी प्रबल और अमर को अपनी बाइक पर बैठा लेता है। वह व्यक्ति अपना नाम भूपेन बताता है। भूपेन एक दुकान के सामने अपनी बाइक रोकता है। वह कहता है, ये आगे पूरा गांव ही है, आप किसके घर आए हैं। प्रबल कुछ देर शांत रहता है क्योंकि वो किसी के घर नहीं आया था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वह बोल पड़ता है, वो हमें अपना इलाज कराना था। हमने सुना है यहाँ तांत्रिक रहते हैं और जादू से इलाज करते हैं। प्रबल की इस बात पर भूपेन उसके चेहरे को गौर से देखता है। भूपेन प्रबल की आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था। तभी अमर कहता है, हाँ, मुझे अपना इलाज कराना है। दवाइयां खाकर देखी लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर किसी ने हमें यहाँ का पता दिया। भूपेन कहता है, लेकिन अब यहाँ कोई इलाज नहीं करता, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। प्रबल और अमर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ देर शांत रहने के बाद प्रबल कहता है, अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, फिर भी एक बार हम गांव में घूम कर आ जाते हैं। भूपेन कहता है, गांव में किसके घर घूमोगे? मेरा मतलब यहाँ ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं है, वहीं पेड़ पौधे जंगल और मिट्टी के घर है। प्रबल झुंझलाकर कहता है, अब जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो एक बार किसी तांत्रिक को ढूंढ भी लेंगे। अब प्रबल भी भूपेन की आंखों में झांकता है और अपने इरादे बता देता है। प्रबल अब गांव के रास्ते चलने लगता है। अमर भी उसके पीछे था। अमर प्रबल से पूछता है, यार तुझे ऐसा नहीं लगा जैसे वो आदमी चाहता ही ना हो कि हम इस गांव में जाएं? प्रबल ने कहा, हाँ, मुझे भी उसकी बातों से ऐसा ही लगा था, लेकिन जब इतनी दूर आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। जब प्रबल और अमर उस गांव में प्रवेश करते हैं तो जगह जगह उन्हें मिट्टी के घर ही मिलते हैं। कुछ घर पक्की ईंटों के भी थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर तालाब भी थे। देखने में सब कुछ साधारण लग रहा था, लेकिन फिर भी प्रबल और अमर को एक अलग ऊर्जा का एहसास हो रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनके साथ कोई चल रहा है। हालांकि वे दोनों अकेले ही चल रहे थे। जब वे गांव में चल रहे थे तो आसपास के लोग एक नजर उन्हें देखते और फिर अपने काम में लग जाते। अमर प्रबल से कहता है, प्रबल किसी से कोई बात तो कर, कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? उस गांव में बहुत ही कम लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। शायद सभी लोग अपने अपने घरों में थे। प्रबल और अमर भी थक चुके थे। जब प्रबल की नजर एक तालाब पर पड़ी तो उसने कहा, गर्मी से बुरा हाल हो गया है, थोड़ा मुंह हाथ धो लेते हैं। दोपहर का समय था। उस तालाब के घाट पर एक लड़की कपड़े धो रही थी। प्रबल भी उससे थोड़ी दूरी पर अपना मुंह धोने लगता है। लड़की की नजर प्रबल पर पड़ती है और वह उसे गौर से देखने लगती है। हालांकि प्रबल अपना चेहरा धोने में ही व्यस्त था, लेकिन जैसे ही वह चेहरा धोकर खड़ा होता है तब उसकी नजर भी उस लड़की पर पड़ती है। वह देखता है कि वो लड़की उसे ही घूरे जा रही है, लेकिन जैसे ही प्रबल की नजर उस लड़की की नजरों से टकराती है तो वह लड़की फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। प्रबल आसपास देखता है कि कोई भी नहीं है। उसकी नजर तालाब के पानी पर जाती है, जहां पर उसे कुछ पान के पत्ते नजर आते हैं। उन पर लाल सिंदूर पड़ा हुआ था। वे पत्ते पानी में बिल्कुल बीचों बीच में गोल गोल घूम रहे थे।
प्रबल को यह काफी अजीब लगता है और वह इसे जादू से ही जोड़ता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वह केवल उस दृश्य को देखता रहता है। इधर अमर भी तालाब के पानी से अपना मुंह धो रहा था। प्रबल सोचता है कि शायद यह लड़की कुछ बता सके, इसलिए वह लड़की के करीब जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह एक गांव है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे गलत समझे। उसे कुछ तो करना ही था। वह असमंजस की स्थिति में उस लड़की के पीछे ही खड़ा था। तभी वह लड़की बिना मुड़े ही बोली, क्या बात है, कुछ कहना है क्या? प्रबल एकदम चौंक गया, क्योंकि उस लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। प्रबल बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं? वह लड़की हंसकर बोली, पानी में तुम्हारा अक्स दिखाई दे रहा है। प्रबल थोड़ा हैरान इसलिए भी हुआ था क्योंकि वह जगह जादू टोना की थी, तो उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की के पीछे भी आंखें लगी हों। प्रबल ने कहा, दरअसल मैं यहाँ किसी काम से आया था, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? उस लड़की ने पूछा, कैसी मदद? प्रबल ने कहा, मुझे तंत्र साधना सीखनी है। साधना के नाम पर उस लड़की ने अपने हाथ रोक दिए और पानी में ही प्रबल को देखने लगी। प्रबल ने कहा, क्या हुआ? मैंने सुना है कि यहाँ पर तंत्र मंत्र किए जाते हैं। मैं भी कुछ साधना सीखने आया था, क्या यहाँ कोई मेरी मदद कर सकता है? वह लड़की एक बड़ी बाल्टी में सारे कपड़े भरकर खड़ी हो जाती है और कहती है, लेकिन आपको तंत्र क्रियाएं क्यों सीखनी है? प्रबल कहता है, यहाँ पर लोग क्यों सीखते थे? वह लड़की कहती है, पहला सवाल मेरा है, जवाब दीजिए। तभी अमर वहां आ जाता है और कहता है, देखिए हम थोड़ा परेशान हैं और काफी दूर से आए हैं। हम भी अपनी मायावादी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं और आध्यात्मिक जिंदगी जीना चाहते हैं। हमें पता है कि तंत्र साधना के सहारे हम सुखी जीवन जी सकते हैं। अगर आप हमारी इतनी मदद कर देंगी तो हम पर आपकी बहुत कृपा होगी। वह लड़की अपनी बाल्टी लेकर आगे बढ़ने लगती है और कहती है, लेकिन अब यहाँ कोई तंत्र मंत्र नहीं करता, सब लोग बिल्कुल सामान्य हैं। तभी प्रबल बोल पड़ता है, अगर सब कुछ सामान्य है तो तालाब में पत्ते गोल गोल अपनी जगह पर क्यों घूम रहे हैं? इनके पीछे कुछ तो रहस्य होगा ना। प्रबल की इस बात पर वह लड़की शांत हो जाती है। वो तेज तेज कदमों से चलने लगती है। प्रबल भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है और कहता है, अब हम इस गांव में आ गए हैं और हमारी ट्रेन भी कम से कम 4 से 5 दिन बाद की है। हम कहाँ जाएंगे? वह लड़की कहती है, देखिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आपको यहाँ रहने का आसरा दे सकती हूँ क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आपको यहाँ पर कोई तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति मिलेगा। प्रबल इतना तो जानता था कि यह काम इतना आसान नहीं है, इसलिए वह कहता है, ठीक है, आप हमें रहने के लिए कोई जगह बता दीजिए, हम 4-5 दिन बाद यहाँ से लौट जाएंगे। वहीं दूसरी अमर ने अपनी शर्ट के बटन में एक हिडन कैमरा भी लगा रखा था और वहां की चीजों को कैप्चर कर रहा था। वह लड़की प्रबल और अमर को अपने पीछे आने के लिए कह देती है। रास्ते में इन लोगों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ प्रतिमाएं दिखती हैं। कुछ देवी देवताओं की प्रतिमा थी, कहीं पर शिव जी की प्रतिमा थी तो कहीं मां भैरवी की प्रतिमा भी थी, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी प्रतिमाएं थीं या फिर आकृतियों कह सकते हैं जो चट्टानों पर उकेरी हुई थी और वो प्रबल व अमर की समझ के बाहर थी। अमर हर तरह की प्रतिमा को अपने कमरे में कैद कर रहा था। फिर वह लड़की प्रबल को गांव से हट के एक घर में ले जाती है। वह घर आधा कच्चा और आधा पक्का था, मतलब आधा मिट्टी का बना हुआ था और आधा ईंट पत्थरों का बना हुआ था। जब प्रबल और अमर उस घर में प्रवेश करते हैं तो सब कुछ सामान्य था, जैसे नॉर्मल हर गांव के घर होते हैं, जबकि प्रबल ने सोचा था कि अगर कोई तंत्र मंत्र करता होगा तो वहां पर कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। घर के आंगन में ही उस लड़की के पिताजी रूपेश्वर लकड़ियां काट रहे थे। घर में 2 लड़कों को आता देख वह अपनी बेटी की तरफ सवालिया नजरों से देखते हैं और कहते हैं, गार्गी बेटा, यह तुम किसी ले आई? गार्गी कहती है, बाबा यह यहाँ घूमने आए थे लेकिन घूम नहीं पाए, अब इनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ले आई। क्या ये यहाँ पर 3-4 दिन रुक सकते हैं?
इनके पास ज्यादा पैसे नहीं है कि यह होटल का किराया दे पाए। गार्गी के पिता रूपेश्वर नाथ के चेहरे पर थोड़ी शिकन थी, लेकिन फिर भी वह प्रबल और अमर को अपने घर में आसरा दे देते हैं। वह प्रबल और अमर से कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों यहां रह सकते हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस गांव में ज्यादा घूमना फिरना मत। प्रबल तुरंत सवाल करता है, लेकिन क्यों? रूपेश्वर नाथ दो टूक जवाब देते हैं, अगर यहां रहना है तो ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जितना कहता हूं उतना करो। प्रबल को ये थोड़ा अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ के लोग कह क्या रहे हैं। जब यहाँ जादू टोना होता ही नहीं है तो हमें इस तरह यहाँ पर घूमने फिरने पर पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं? लेकिन स्थिति को देखते हुए प्रबल शांत हो जाता है और कहता है, ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। गार्गी प्रबल और अमर को पक्की ईंटों का एक कमरा दिखा देती है और कहती है, आप लोग यहाँ रुक सकते हैं, आप लोग काफी थक चुके होंगे, नहा धोकर कपड़े बदल दीजिए। प्रबल और अमर दोनों हमें हाँ में सिर हिला देते हैं और अपना सामान एक तरफ रख देते हैं। गार्गी तो कहकर चली जाती है, लेकिन वे लोग कपड़े निकालकर उस घर में बाथरूम ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें बाथरूम कहीं नजर नहीं आता। वह गार्गी से पूछते हैं, हम कहां पर नहाएं? गार्गी कहती है, घर के पीछे हमने एक छोटा सा बाथरूम बना रखा है, आप चाहे तो वहां नहा सकते हैं, या फिर जहां अभी मैं कपड़े धोने गई थी वहां जा सकते हैं। पीछे नहाने के लिए भी आपको पानी उसी तालाब से लाना होगा। प्रबल और अमर घर के पीछे बने बाथरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि यह बाथरूम के नाम पर धोखा है, क्योंकि वहां केवल खजूर और बांस से बनी हुई चार दीवारी थी। ऊपर कोई छत नहीं थी, नीचे कोई जमीन नहीं थी, बस एक आड़ बना रखी थी। प्रबल कहता है, क्या हम यहां नहाएंगे? गार्गी की कहती हैं, हाँ, यहां पर आपको यही जगह मिलेगी। हम लोग ज्यादा अमीर नहीं हैं कि पक्के बाथरूम बनवा सके। वे लोग कुछ नहीं बोलते, अपने कपड़े लेते हैं और सीधे तालाब में नहाने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में लौटते समय अमर कहता है, यार प्रबल, मुझे लग रहा है हम लोग यहाँ बेकार ही आए हैं, कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। प्रबल और अमर नहाकर वापस लौट रहे थे, तब अमर की नजर पेड़ पर बैठे एक चमगादड़ पर पड़ी। उसे देखकर वह हैरानी करने लगा। वह प्रबल से बोला, प्रबल, वो देख, चमगादड़। प्रबल ने हंसते हुए पेड़ की तरफ देखा। वह बस यह कहने ही वाला था कि दिन में चमगादड़ कहाँ होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर चमगादड़ पर पड़ी तो वह भी हैरान रह गया। उसने देखा कि चमगादड़ अपने पंख फैला रहा है और उसके पंख काफी बड़े हैं। देखते ही देखते वह चमगादड़ आसमान में उड़ जाता है। प्रबल कहता है, यार बड़ी हैरानी की बात है, मैंने तो चमगादड़ों को दिन में उल्टा लटके हुए देखा है और यह तो बड़े आराम से उड़ रहा है। अमर कहता है, हाँ यार, सही कह रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चमगादड़ की कोई अलग प्रजाति हो? प्रबल कहता है, हाँ, ये हो सकता है। वे दोनों गार्गी के घर पहुंच जाते हैं। गार्गी ने सभी के लिए खाना तैयार कर रखा था। वे दोनों खाना खाकर थोड़ी देर कमरे में आराम करते हैं तो दोनों की आंख लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों के ही कानों में एक आवाज आती है, ओम मित्राय नमः, ओम रवैये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इन मंत्रों की आवाज से प्रबल और अमर दोनों की नींद खुल जाती है। जब वे जागते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे सुबह हो रही है, लेकिन जब होश में आते हैं तो पता चलता है कि सूरज ढल रहा है। अमर प्रबल से कहता है, प्रबल, यह कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। प्रबल की इच्छा भी तेज हो जाती है। वह सोचता है कि शायद कहीं पर जादू टोना तो नहीं कर रहा, इसलिए वह जल्दी से कमरे से बाहर आकर देखता है तो पता चलता है कि रूपेश्वर नाथ आंगन में सूरज की ओर मुंह करके एक तांबे के लोटे से सूरज को पानी अर्पित कर रहा है। प्रबल कहता है, यह क्या कर रहे हैं? अमर कहता है, शायद सूरज की पूजा कर रहे हैं। प्रबल कहता है, लेकिन सूर्य देव की पूजा तो सुबह सवेरे की जाती है, ये इस समय पूजा क्यों कर रहे हैं? रूपेश्वर नाथ जब सूरज को जल अर्पित कर देते हैं तब गार्गी अपने पिता को एक थाली देती है। रूपेश्वर नाथ
उस थाली को सूरज की ओर दिखाते हैं और फिर अपना माथा टेकते हैं। प्रबल से रहा नहीं जाता और वह गार्गी के पास जाकर उससे पूछता है, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? गार्गी धीरे से कहती है, सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं। प्रबल कहता है, लेकिन इस समय सूर्य देवता की पूजा तो तब होती है जब सूर्य निकलता है। तभी रूपेश्वर नाथ पीछे मुड़ता है और प्रबल से कहता है, सूर्य देवता तो हर समय विराजमान है, ये धरती ही तो घूम रही है। तुमने सही कहा कि लोग सूर्य देवता की पूजा सूर्य के निकलते समय करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। सूर्य के जाने पर भी हमें उनकी पूजा करनी चाहिए ताकि वे सारी रात हमारी रक्षा कर सके। भले ही लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सूर्य सदैव चंद्रमा से अधिक शक्तिशाली है। इतना कहकर रूपेश्वर नाथ अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाता है और लगभग 8 बजे करीब सभी लोग खाना खा लेते हैं। प्रबल और अमर को इतनी जल्दी खाना खाने की आदत नहीं थी, लेकिन सब जगह अलग रीति रिवाज होते हैं, रहन सहन होता है, इसीलिए प्रबल और अमर को भी जल्दी खाना खाना पड़ता है। वे दोनों अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वे लोग देर शाम तक सोए थे। वहां नेटवर्क भी ठीक नहीं आ रहे थे कि अपना मोबाइल ठीक से चला पाते। अमर अपने कैमरे में कैप्चर की हुई वीडियोग्राफी को अच्छे से देख रहा था। लगभग 9:30 बज रहे थे। प्रबल बोर हो रहा था, इसलिए वह उस घर के आंगन में टहलने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह कमरे का दरवाजा खोलता है, उसके सामने एक छोटा बरामदा था और फिर बहुत बड़ा आंगन था। दरवाजा खोलने के तुरंत बाद ही उसे पायलों की झंकार की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे सामने आंगन से ही आवाज आ रही है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह एक नजर आसमान की ओर देखता है तो चांद की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। आंगन में एक तार पर एक पीले रंग का बल्ब जल रहा था। घर की बाउंड्री ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए आसपास के पेड़ और घर साफ तौर पर देखे जा सकते थे। वैसे तो प्रबल काफी हिम्मत वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन उसके मन में जादू टोने को लेकर थोड़ा बहुत डर था। लेकिन फिर भी वह सच्चाई का पता लगाने गया था, इसलिए वह आंगन में टहलने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर कैसे किसी तांत्रिक या फिर जादू जैसी चीजों तक पहुंचा जाए। तभी उसे घर की दीवार पर एक चमगादड़ बैठा दिखता है। वह अपने दोनों पंख बार बार फैला रहा था और यह वही चमगादड़ था जो दिन के समय पेड़ पर बैठा था। प्रबल ने उसके पंख की लंबाई को अच्छी तरह देखा था। दीवार पर बैठे चमगादड़ के पंख भी उतने ही बड़े थे। प्रबल को यह थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह उस चमगादड़ के पास जाता है। जैसे जैसे वह करीब जा रहा था, चमगादड़ भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। प्रबल को और भी अजीब लगता है, क्योंकि अक्सर अगर हम किसी जंगली जानवर या पक्षी की तरफ जाते हैं तो वह हमें देखकर डर जाते हैं, जबकि उस चमगादड़ के साथ ऐसा नहीं था। प्रबल उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। वह उस चमगादड़ को छूना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही चमगादड़ ने अपने नुकीले दांतों से प्रबल की उंगली पर काट लिया। चमगादड़ ने इतनी तेज काटा था कि प्रबल की चीख निकल पड़ी। उसकी चीख से गार्गी भी उठ गई और अमर का ध्यान भी प्रबल की ओर गया। दोनों तुरंत बाहर आए। देखा तो प्रबल आंगन में खड़ा था। अमर भागकर प्रबल के पास आकर पूछता है, क्या हुआ? तुम चिल्लाए थे ना? तभी गार्गी भी आती है और पूछती है, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? तब गार्गी की नजर प्रबल की उंगली पर पड़ती है, जिससे खून की धारा बह रही थी। वह कहती है, अरे यह क्या हुआ तुम्हारी उंगली को? इतना कहते हुए गार्गी प्रबल की उंगली को अपने मुंह से लगा लेती है और उसका खून चूसने लगती है। तभी प्रबल झटके से हाथ झटकता है और कहता है, अरे अरे यह क्या कर रही हो? गार्गी कहती है, सही कर रही हूं। इस खून को ऐसे ही रोका जा सकता है। लगता है तुम्हें चमगादड़ ने काट लिया है। प्रबल कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि चमगादड़ ने ही काटा है? इतने में ही रूपेश्वर नाथ जी भी आ जाते हैं और कहते हैं, क्योंकि यहाँ चमगादड़ सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी है। वह इंसान को अपनी ओर आकर्षक करती हैं और उनका शिकार करती है। वो तो शुक्र मानो कि उसने केवल तुम्हारी उंगली पर काटा,
वह चाहती तो तुम्हारे चेहरे पर भी वार कर सकती थी, और अगर एक बार में तुम्हारे चेहरे पर चिपक जाती तो शायद कोई भी उसे छुड़ा नहीं पाता। प्रबल धीरे से कहता है, बड़ी अजीब चमगादड़ है। रूपेश्वर नाथ गुस्से में पूछता है, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तभी अमर बोलता है, इतनी रात? अभी केवल 9:30 ही हुए हैं, गर्मियों का समय है। रूपेश्वर नाथ कहता है, यह शहर नहीं है, यह गांव है। यहाँ पर सभी लोग जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं और रात को बाहर नहीं निकलते। प्रबल कहता है, लेकिन मैं बाहर कब गया? मैं घर के अंदर ही तो टहल रहा था। रूपेश्वर नाथ कहता है, तुम दोनों बहस ज्यादा करते हो। अगर तुम्हें इसी तरह बहस करनी है तो तुम अपना सामान लेकर यहां से जा सकते हो। यह सुनकर प्रबल एकदम शांत हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं, वो बात नहीं है अंकल, बस हमें गांव में रहने की आदत नहीं है ना। रूपेश्वर नाथ उनसे कुछ नहीं कहता, बल्कि वह गार्गी से कहता है, गार्गी अंदर चलो। प्रबल और अमर भी अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ ही देर में अमर को नींद आ जाती है, लेकिन प्रबल को वहां काफी कुछ अजीब लग रहा था। वह ठीक से सो नहीं पा रहा था और उसे गार्गी रूपेश्वर की कुछ बातें करने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन वे क्या बातें कर रहे थे प्रबल को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आवाज साफ नहीं थी। लेकिन वह इतना जानता था कि बाप बेटी ने काफी रात तक बात की है। अगली सुबह गार्गी प्रबल और अमर के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अमर तो करवट बदलता रहता है, लेकिन प्रबल उठकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने गार्गी खड़ी है। उसके बाल गीले और खुले हुए हैं और उसने सारे बालों को एक तरफ आगे की ओर कर रखा है। गार्गी ने साड़ी को अपने बदन पर केवल लपेट रखा था। उसने ब्लाउज नहीं पहना था, लेकिन फिर भी शरीर ढका हुआ था। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी आंखें मदहोश करने वाली थीं। प्रबल जैसे ही गार्गी को देखता है, होश खो बैठता है। वह बस उसे देखता रह जाता है। तभी गार्गी उसका ध्यान हटाती है और कहती है, मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। तब जाकर प्रबल की नजर गार्गी के हाथों में चाय की ट्रे पर पड़ती है। प्रबल हकलाते हुए कहता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। यह सुनकर गार्गी मुस्कुरा देती है और ट्रे आगे करती है। प्रबल वह ट्रे ले लेता है। गार्गी वापस चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसकी पूरी कमर साफ दिख रही थी। प्रबल ना चाहते हुए भी गार्गी के शरीर को बहुत गौर से देख रहा था। बरामदे से नीचे उतरते हुए गार्गी एक बार पलटकर प्रबल को देखती है और मुस्कुराने लगती है। प्रबल एकदम शर्मिंदा हो जाता है और अपनी नजरें चुराने लगता है। वह जल्दी से कमरे में चला जाता है। अब प्रबल की नजरों से गार्गी हट ही नहीं रही थी। वो जल्दी से चाय पीता है और फिर गार्गी को देखने के लिए बाहर चला जाता है। वह देखता है कि गार्गी रसोई घर का काम निपटा रही है। प्रबल गार्गी से कहता है, गार्गी, तुम कितनी देर में फ्री हो जाओगी? गार्गी कहती है, क्यों, क्या हुआ? प्रबल कहता है, तुम मुझे अपना गांव तो घुमा देती। किसी तांत्रिक से तो तुमने मिलाया नहीं। जो मैं कुछ साधना सीख पाता, कम से कम यह गांव ही घुमा दो। तभी रूपेश्वर नाथ वहां आ जाता है और कहता है, तुम्हारे लिए गांव घूमना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो केवल 4-5 दिन यहां काटना। ये सुनते ही गार्गी गुस्से से अपने पिता को देखने लगती है, लेकिन रूपेश्वर नाथ वहां से चला जाता है। प्रबल कहता है, तुम्हारे पापा क्या कह रहे थे और यह बड़े अजीब रहस्यमयी तरीके से बात क्यों करते हैं? गार्गी कहती है, कुछ नहीं, बाबा अकेले रहते हैं ना। कुछ समय पहले ही मां की मृत्यु हो गई थी। बाबा उनसे बहुत प्रेम करते थे। वह अकेले रहते हैं, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़े हो गए हैं और बस इसीलिए मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है। अगर मैं भी यह घर छोड़कर चली जाऊंगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा? प्रबल कहता है, हाँ सही है, कोई तो ध्यान रखने वाला होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अमर भी नहाने के लिए अपने कपड़े निकाल रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, जैसे कोई कुछ मंत्र पढ़ रहा हो। अमर ने जैसे ही कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो पाया कि रूपेश्वर नाथ उनके कमरे के बाहर राख जैसा कुछ डाल रहे हैं। अमर को थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही अमर रूपेश्वर नाथ से पूछने के लिए बाहर गया तो पाया कि रूपेश्वर वहां नहीं है।
लेकिन अमर ने वहां पड़ी राख को देखा। वहां राख से एक विशेष प्रकार की आकृति बनी थी, जैसे कि गोल सा चंदा और उसके बीच में 3 बिंदु। यह अमर की समझ के बाहर था, लेकिन अमर इस चीज को जादू से ही जोड़ रहा था। वह प्रबल को इधर उधर देखता है, तब उसकी नजर प्रबल पर पड़ती है कि वह तो गार्गी से बातें करने में व्यस्त है। अमर प्रबल को आवाज लगाता है। प्रबल भी तुरंत अमर की ओर देखता है। अमर इशारे से प्रबल को अपने पास बुलाकर राख की आकृति दिखाता है। अमर कहता है, कुछ देर पहले गार्गी के बाबा यहां आए थे और मन ही मन कुछ पढ़ रहे थे। मुझे समझ तो नहीं आया कि वह क्या कह रहे थे, लेकिन शायद कोई मंत्र पढ़ रहे थे। प्रबल उस आकृति को गौर से देखने लगता है। उसे भी कुछ समझ नहीं आता। अमर कहता है, यार ये हम पर कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहे हैं। प्रबल कहता है, यही तो पता लगाने हम आए हैं। एक काम कर, तू इसकी फोटो खींच ले और थोड़ी सी वीडियो भी बना लेना। अमर ऐसे ही करता है। प्रबल वापस गार्गी के पास चला जाता है और पूछता है, तो निपट गया तुम्हारा सारा काम? गार्गी कहती है, हाँ बस चल ही रहे हैं। प्रबल अमर को आवाज लगाता है। अमर कहता है, प्रबल एक काम करो, तुम चलो, मैं भी नहा कर आता हूं। अब प्रबल भी गार्गी की सुंदरता में इतना खो गया था कि वह खुद भी गार्गी के साथ अकेले समय बिताना चाहता था। वह अमर से कहता है, ठीक है तुम नहा धो लो, मैं एक चक्कर लगा कर आता हूं, फिर धूप तेज हो जाएगी तो घर में ही रहना पड़ेगा। अमर कहता है, ठीक है, और इशारे से प्रबल को कैमरा ले जाने के लिए कह देता है। प्रबल भी चुपके से हिडन कैमरा अपनी शर्ट में लगा लेता है और चल देता है। गार्गी प्रबल को खेतों के पार एक जंगल में ले जाती है। जंगल ज्यादा घना नहीं था, लेकिन कहीं कहीं पेड़ आपस में इतने ज्यादा मिले हुए थे कि वहां जाने पर अंधेरा लगता था। प्रबल कहता है, मैं तो गांव घूमने की बात कर रहा था, तुम मुझे जंगल में क्यों ले आई? गार्गी कहती है, तुमने कहा था ना कि तुम्हें तंत्र मंत्र के बारे में जानना है। प्रबल उत्साहित होकर कहता है, हाँ हाँ, तो क्या जंगल में जादू होता है? गार्गी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन यहां तुम्हें मैं एक अदृश्य शक्ति का एहसास कराऊंगी। प्रबल कहता है, कैसी अदृश्य शक्ति? गार्गी कहती है, तुम सवाल बहुत करते हो। प्रबल कहता है, क्या करूं, जिज्ञासु प्रकृति का व्यक्ति हूं, इसलिए मुंह से अपने आप ही सवाल निकलते रहते हैं। वैसे तुम तो कह रही थी कि यहां पर अब कुछ नहीं होता, तो फिर यहां मुझे एहसास कैसे हो जाएगा? गार्गी कहती हैं, शायद तुम नहीं जानते कि एक मयोंग वह है जहां से अभी तुम होकर आए हो, और एक मयोंग वह है जो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूं। मैं जानती हूं कि तुम यहां पर तंत्र साधना सीखने नहीं आए हो। यह सुनकर प्रबल थोड़ा हिचकिचा जाता है। वह सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गार्गी को उसके बारे में पता चल गया कि वह पत्रकार है। लेकिन अगले ही पल गार्गी कहती है, मैं जानती हूं कि यहां तुम केवल तंत्र साधना के लिए नहीं आए, बल्कि यह जानने आए हो कि यहां सच में जादू टोना होता है या नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ सालों से यहां के लोगों ने सब कुछ लगभग खत्म कर दिया है। इसके पीछे की वजह सरकार है। दरअसल जब हम तंत्र क्रिया करते हैं तो कभी कभी तंत्र क्रियाएं हमें सकारात्मक परिणाम देती हैं, लेकिन कभी कभी परिणाम उल्टे भी हो जाते हैं, जिससे आसपास के लोगों को खतरा हो जाता है या उनको कोई नुकसान हो जाता है। और इसी के चलते इस गांव में होने वाले नकारात्मक परिणाम सरकार के कानून तक जाने लगे, और इसीलिए अधिकतर लोगों के जादू टोना करने पर रोक लगा दी गई। कई बार तो ऐसा हुआ है कि कोई साधक क्रिया कर रहा है और बाहर से पुलिस आ गई, तब साधना बीच में रुक गई, जिसका परिणाम और भी ज्यादा बुरा रहता था। केवल सरकार और पुलिस जादू के खत्म होने के पीछे की वजह नहीं बनी, बल्कि होने वाले नुकसान भी इसके पीछे की एक वजह बने। कई बार तंत्र साधक बीच में ही अपनी क्रिया छोड़ देते थे। साधना बीच में रोकने से केवल साधक को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। बस इसीलिए जादू टोना लगभग बंद हो चुके हैं। प्रबल पूछता है, तो इसका मतलब तंत्र मंत्र अभी भी किए जाते हैं, लेकिन लोगों से छिपकर? गार्गी कहती है, हाँ ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन वास्तव में लोगों ने जादू टोना करना कम कर दिया है।
क्योंकि उसके नकारात्मक प्रभाव उनके परिवार पर भी पड़ रहे थे। तंत्र साधना बीच में छोड़ देने से बुरी शक्तियां घर को अपने कब्जे में कर लेती थीं। उन्हें तरह तरह की परेशानी आने लगती थी और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही थी। और इसकी वजह यह है कि पहले के लोग तंत्र साधना को एक साधन मानते थे, लेकिन आज के लोग इसे खेल खेल में करते हैं और कुछ लोग अपनी मायावादी दुनिया की इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। इसीलिए धीरे धीरे तंत्र साधनाएं खत्म होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि मयोंग पूरी तरह से इन सब चीजों से मुक्त हो गया है। मयोंग में भी दो तरह की दुनिया बसती है। इतना कहकर गार्गी प्रबल को अपने पीछे आने का इशारा करती है। वह पेड़ों की ओर जाती है। घने पेड़ों के पीछे एक काफी पुरानी चट्टान का बना हुआ मंदिर था। वह थोड़ा खंडहर के जैसा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मंदिर का अवशेष हो। प्रबल पूछता है, यह तो मंदिर जैसा लग रहा है। गार्गी कहती है, मंदिर जैसा नहीं, यह मंदिर ही था, लेकिन अब केवल एक खंडहर बनकर रह गया है। गार्गी उस मंदिर में प्रवेश करती है। प्रबल भी उसके पीछे जाता है और जैसे ही वह अंदर जाता है हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां पर जगह जगह अजीब से चिन्ह बने हुए थे और असमी भाषा में दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। उस जगह पर प्रवेश करते ही प्रबल को एकदम ठंड लगने लगती है, जबकि वहां काफी गर्मी थी। लेकिन मंदिर के अंदर जाकर बहुत ही ज्यादा शांति और ठंडक का एहसास होता है। प्रबल के लिए ये एक नया अनुभव था। वह कहता है, यहाँ तापमान थोड़ा गिरा हुआ है। गार्गी कहती है, हाँ, क्योंकि इस समय तुम्हारे आसपास कई तरह की आत्माएं हैं। प्रबल हैरानी से कहता है, क्या मतलब आत्माएं? क्या सच में आत्माएं होती हैं? गार्गी प्रबल को घूरते हुए एक दीवार को छूती है और जैसे ही वह दीवार को छूती है उस दीवार से रोने की आवाज आने लगती है। प्रबल घबराकर इधर उधर देखता है कि यह आवाज कहां से आ रही है। गार्गी कहती है, इधर उधर मत देखो, यह आवाज इसी दीवार से आ रही है क्योंकि इसके अंदर एक आत्मा कैद है। प्रबल कहता है, यह क्या बकवास कर रही हो? गार्गी कहती है, क्यों, क्या हुआ? तुम ही तो यहां पर तंत्र मंत्र की खोज में आए थे। तुम क्या सोचते हो? तंत्र साधना केवल मंत्रों के उच्चारण को कहते हैं। तंत्र साधना का मतलब ही आत्मा की साधना से होता है। आत्मा से जुड़ना ही तंत्र साधना है। जादू टोने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि तुम एक पत्थर को हवा में उड़ा दो। कभी सोचा है कि पत्थर अपने आप हवा में कैसे उड़ जाता है? इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है। प्रबल गार्गी की इस बात पर शांत हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वह कहता है, लेकिन यह रोने की आवाज और यहां आत्माएं क्यों कैद हैं? गार्गी कहती है, यह दुष्ट आत्मा है जो लोगों को परेशान किया करती थी। इस गांव में दूर दूर से लोग आते थे जिनके ऊपर भूत प्रेत पिशाच चिपके रहते थे। कुछ प्रेत तो इस तरह के होते थे कि उन्हें शरीर से अलग करने के बाद वह अपने आप ही दूर चले जाते थे। लेकिन कुछ प्रेत ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही दुष्ट होते हैं, जिनका व्यक्ति के शरीर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही प्रेतों को यहाँ कैद किया गया है। प्रबल पूछता है, लेकिन यह मंदिर है, तो क्या मंदिर के अंदर भूत प्रेत का होना संभव है? मंदिर तो बहुत पवित्र जगह है, तो यहाँ पर यह भूत प्रेत जैसी चीज कैसे रुक सकती है? गार्गी कहती है, आत्मा कौन सी अपवित्र होती है? आत्मा तो हमेशा से ही पवित्र रही है। तुम्हें शायद मेरी बात का यकीन नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा आत्माएं मंदिर के आसपास ही मिलेंगी, क्योंकि वह मोक्ष की तलाश में इधर उधर घूमती रहती हैं और वह जानती हैं कि भगवान के दरबार पर ही उन्हें मोक्ष मिलेगा। तुमने मुस्लिम समुदाय की बहुत सी दरगाहों और मज़ारों पर भी देखा होगा जिनके ऊपर जिन्न आता है। तो फिर वे लोग मज़ारों के अंदर भला कैसे आ जाते हैं? क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें वहीं पर उनका हल मिलेगा। ठीक इसी तरह कभी भी यह मत सोचना कि मंदिर में आत्मा ही नहीं रहती है, बल्कि मंदिर में तो आत्माओं का आना जाना हमसे ज्यादा लगा रहता है। लेकिन यह मंदिर खास आत्माओं के लिए ही बनाया गया था। प्रबल कहता है, तो यहाँ आत्माएं क्या हमेशा कैदी रहेंगी? इन्हें मोक्ष क्यों नहीं मिला? गार्गी कहती है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि पुराने समय में काफी सारे तांत्रिक और साधक ऐसे हुए हैं
जो आध्यात्मिक रूप से ही तंत्र साधना का इस्तेमाल करते थे, न कि मायावादी रूप से। उस समय के लोग दुष्ट से दुष्ट आत्मा को भी मोक्ष दिला देते थे, और यहाँ जो आत्माएं कैद है ये ज्यादा पुरानी नहीं है, कुछ बरस पुरानी ही है। और अब ऐसे तांत्रिक या साधक मिलना बहुत मुश्किल है जो इन सब से दुश्मनी मोल ले ले। एक साधक या तांत्रिक बनने के लिए व्यक्ति को मजबूत होना पड़ता है। उसे अपनी सारी इच्छाएं मार के सब कुछ त्याग कर भगवान की राह पर चलना पड़ता है। लेकिन आजकल इस तरह के लोग नहीं मिलते, और फिर जब से हमारे इस गांव के बारे में जगह जगह बातें फैली हैं, तब से इस गांव को बदनाम होने से बचाने के लिए काफी सारे लोगों ने तंत्र करने बंद कर दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कोई तंत्र साधना नहीं करता है। इससे आगे जाकर ही एक नदी बह रही है, वहां पर एक बरगद का पेड़ है। वहां आज भी काफी सारे साधक तंत्र साधना करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। प्रबल कहता है, तो क्या तुम मुझे वहां लेकर चलोगी? गार्गी पूछती है, लेकिन तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम यहां के बारे में जानना चाहते थे, मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, लेकिन मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि बाहर जाकर किसी से यह मत कहना कि आज भी इस गांव में जादू टोना किया जाता है। प्रबल कहता है, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूं और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार मैं अपनी आंखों से तांत्रिक को देखना चाहता हूं। गार्गी कहती है, ठीक है, लेकिन इस बारे में मेरे पिताजी को मत बताना। अगर उन्हें पता चला तो वह शायद तुम्हें घर से निकाल देंगे और मेरा भी घर से निकलना बंद कर देंगे। प्रबल पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों? गार्गी कहती है, उन्हें डर है कि कहीं मैं भी तंत्र साधना करने न लग जाऊं। मेरे दादाजी भी एक तांत्रिक थे। एक बार वह भी एक पिशाचिनी को सिद्ध कर रहे थे और फिर गांव के कुछ लोगों ने उनकी मुखबिरी पुलिस वालों से कर दी। जिस समय वह साधना कर रहे थे और पिशाचिनी सिद्ध होने ही वाली थी, उसी समय वहां पुलिस आ गई। जब पिशाचिनी वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। उसने केवल दादाजी को जाते हुए देखा था। वह समझ गई कि यही वह इंसान है जिसने उसे सिद्ध किया है। अब पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद उसे भोग लगाना पड़ता है, लेकिन मेरे दादाजी बिना भोग लगाए ही चले गए थे, जिस कारण वह पिशाचिनी बुरा मान गई और हमारे घर वालों को परेशान करने लग गई। जैसे तैसे करके हमें उस पिशाचिनी से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन हम कभी फल फूल नहीं पाए, और इसीलिए तब से मेरे घर में तंत्र साधनाएं नहीं की जाती हैं। प्रबल कहता है, यह तो काफी बुरा हुआ, लेकिन मैं कोई तंत्र साधना नहीं सीखूंगा, बस मुझे उन्हें देखना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम कहो तो मैं इसके बदले तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार हूं। गार्गी पूछती है, क्या मतलब? प्रबल कहता है, मेरा मतलब कुछ पैसे वगैरह। तुमने बताया ना कि घर के हालात थोड़े। गार्गी गुस्से में वहां से जाने लगती है। प्रबल भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ? मेरा मतलब गलत नहीं था। गार्गी गुस्से में कहती है, मैं तो आपकी भलाई के लिए ही कह रही थी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पैसों के लिए मना कर रही थी तो ठीक है, मैं आपको आज रात उस जगह पर लेकर जाऊंगी जहां पर तांत्रिक साधनाएं करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, वहां जो कुछ भी देखोगे उसे देखने के बाद मुझसे कोई सवाल मत करना। प्रबल शांत खड़ा था। गार्गी दोबारा पूछती है, बताओ, अभी भी जाना चाहते हो? प्रबल कहता है, हां जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अमर को तो लेकर जा सकता हूं ना? गार्गी एक बार फिर गुस्से में रहती है, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें बताया ना, अगर यह बात मेरे पिताजी तक पहुंच गई तो शामत आ जाएगी। प्रबल कहता है, अच्छा ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। गार्गी और प्रबल उस मंदिर से बाहर आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही प्रबल मंदिर की चौखट पर पैर रखता है, अचानक उसे झटका लगता है और वह हवा में उड़ता हुआ पीछे की ओर गिर जाता है। चोट लगने की वजह से उसकी चीख निकल पड़ती है। चीख सुनकर गार्गी भी पलटकर देखती है तो प्रबल मंदिर में अंदर की ओर गिरा पड़ा था। गार्गी हैरान रह जाती है। वह समझ जाती है कि जरूर किसी आत्मा ने प्रबल के साथ ये किया है। गार्गी दोबारा उस मंदिर में प्रवेश करने जाती है, लेकिन वह अंदर नहीं जा पाती
क्योंकि उसने गले में ताबीज पहन रखा था। गार्गी ताबीज उतारने की सोचती है लेकिन उतारती नहीं है। वह प्रबल से कहती है, प्रबल, तुम्हारे दाएं ओर एक पत्थर है, उस पत्थर को पकड़ लो। लेकिन तभी प्रबल को एक बार फिर झटका लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने मारा है और उसका सिर दोबारा से मंदिर की दीवार पर जा लगता है। वह दीवार से चिपक जाता है। वह दीवार से हटना चाह रहा था लेकिन चाहकर भी हट नहीं पा रहा था। वह चिल्लाता है, गार्गी, मुझे बचाओ, कोई मेरा गला दबा रहा है। इसके बाद गार्गी जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाती है और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंकती है। वह उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाती है और बची हुई मिट्टी को मंदिर की चौखट पर डाल देती है और फिर जब वह मंदिर के अंदर कदम रखती है तो आसानी से चली जाती है। उसके मंदिर में प्रवेश करते ही चारों तरफ से रोने की आवाजें आने लगती हैं। धीरे धीरे वह आवाज तेज होने लगती है। प्रबल अभी भी दीवार से चिपका हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन उसका गला दबा रहा है। अब तो उसे ऐसा भी महसूस होने लगा था कि जैसे किसी ने उसके पैर भी पकड़ रखे हैं, हालांकि उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस समय प्रबल को केवल अपनी मौत नजर आ रही थी। अब वो अपने मुंह से गार्गी का नाम भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन तभी गार्गी जोर जोर से असमी भाषा में ही कोई मंत्र पढ़ती है और प्रबल के सीने पर अपने दोनों हाथ रखती है। वह लगातार मंत्रों का जाप करती रहती है और कुछ ही देर में प्रबल को हल्का महसूस होने लगता है। वह झटके के साथ दीवार से अलग हो जाता है और सीधे गार्गी के ऊपर गिर जाता है। गार्गी भी अपने आप को संभाल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। एक बार फिर प्रबल की नजर गार्गी की नजरों से जा टकराती है और वह गार्गी की नजरों में खो जाता है। लेकिन अगले ही पल गार्गी प्रबल को हटाती है। प्रबल एक बार फिर शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, पता नहीं, अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दिया। गार्गी कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां से जल्दी निकलो। गार्गी प्रबल का हाथ पकड़ती है और उसे मंदिर के बाहर ले जाती है। प्रबल भी घबराते हुए कहता है, सच में ये आत्माएं तो बहुत ज्यादा दुष्ट हैं। मैं तो डर ही गया था। मुझे लग रहा था कि आज तो मैं नहीं बचूंगा। वो तो तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन तुमने मुझे कैसे बचाया? मेरा मतलब, तुम कुछ मंत्र पढ़ रही थी ना? क्या तुम भी जादू टोना करना जानती हो? गार्गी प्रबल की आंखों में देखते हुए कहती है, यहां बच्चा बच्चा जादू करना जानता है। गार्गी ने बहुत ही रहस्यमयी तरीके से यह शब्द कहे थे जो प्रबल की रूह तक उतर गए थे। वह मन ही मन सोचता है, बच्चा बच्चा, इसका मतलब आज भी इस गांव में तंत्र मंत्र है। लोग केवल किसी को बताते नहीं हैं ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो। जब प्रबल को यह पता चल जाता है कि गार्गी भी तंत्र मंत्र जानती है, तब उसे गार्गी के पास रहने में भी घबराहट हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं गार्गी उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, लेकिन फिर भी प्रबल के दिल में एक कोना था जहां पर वह गार्गी को पसंद करता था। और अब जब उसने उसकी जान बचाई थी, तब तो उसकी नजरों में गार्गी की इज्जत और भी बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गार्गी से वह बचकर चल रहा था। गार्गी और प्रबल वापस घर आ जाते हैं। घर आते ही रूपेश्वर गार्गी से पूछता है, कहाँ गई थी गार्गी? गार्गी कहती है, कहीं नहीं बाबा, बस आसपास के खेत दिखाने गई थी। इनका दिल नहीं लग रहा था ना, इसलिए। रूपेश्वर गुस्से में कहता है, यह यहां पर मजबूरी में ठहरे हुए हैं, घूमने नहीं आए हैं। तुम अपने घर के काम करो। और प्रबल, तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। गर्मी काफी है, इसीलिए अच्छा है कि घर में ही रहो। प्रबल भी सिर हिला देता है और अमर के पास चला जाता है। प्रबल को देखते ही अमर कहता है, अरे यार, इतनी देर से कहाँ गया था तू? थोड़ी देर मेरे लिए रुक जाता तो मैं भी चलता। कब से बैठा बैठा बोर हो रहा हूं। अच्छा ये बता, कैमरे में कुछ कैद हुआ? तभी प्रबल को ध्यान आता है कि हाँ, उसने तो एक हिडन कैमरा लगा रखा था। वह कहता है, हाँ, बहुत कुछ कैद हुआ होगा। वह जल्दी से कैमरे को निकालकर अपने लैपटॉप में वीडियो देखने लगता है। साथ ही साथ प्रबल अपने साथ हुई घटना को भी अमर को बताता है। अमर को भी हैरानी होती है। वह कहता है, अरे अगर ऐसी बात है तो तू अकेला क्यों गया था? प्रबल कहता है, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा।
अमर कहता है, और अब रात को क्या करने का इरादा है? गार्गी ने तो मुझे मना कर दिया है, तो क्या तू अकेला जाएगा? प्रबल कहता है, अकेले जाकर ही देखता हूं, क्या फायदा कभी वो तेरी वजह से मुझे भी ना लेकर जाए। अमर कहता है, लेकिन कहीं तुझे कुछ हो गया तो? प्रबल कहता है, अरे घबरा मत, वैसे भी गार्गी तंत्र मंत्र करना जानती है, वो मुझे बचा ही लेगी। इतना कहकर प्रबल हंसने लगता है, लेकिन अमर के मन में कहीं ना कहीं डर था। अमर कहता है, लेकिन कहीं सर को पता चला कि तूने सब कुछ अकेले मैनेज किया है तो? प्रबल कहता है, अरे यार, तू इतना सोच क्यों रहा है? बता देंगे कि सिचुएशन ही ऐसी बन रही थी, क्या करते? अब इतनी दूर आए हैं तो खाली हाथों वापस नहीं जाएंगे। पूरा दिन यूं ही कट जाता है और फिर रात होती है। प्रबल को सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। वह अपने दिमाग में तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा था कि तांत्रिक किस तरह से अपनी तंत्र साधना करेंगे, वह क्या क्या देखेगा। खाना खाकर सब लेट चुके थे। प्रबल गार्गी का इंतजार कर रहा था। वह बार बार अपने दरवाजे से बाहर जा रहा था, लेकिन उसे गार्गी नजर नहीं आ रही थी। तभी गार्गी आंगन में आती है और उसी पल प्रबल भी उसे देख लेता है। गार्गी हाथ से प्रबल को बाहर आने का इशारा करती है। वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और प्रबल भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल जाता है। एक बार फिर गार्गी और प्रबल काफी लंबा रास्ता तैयार करते हैं। चारों तरफ अंधेरा था, केवल चांद की रोशनी से ही वे लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। प्रबल गार्गी से कहता है, गार्गी, तुम टॉर्च तो लाई हो, जलाती क्यों नहीं? हम लोग इस तरह से क्यों चल रहे हैं? गार्गी कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर किसी ने रोशनी देख ली ना तो हम भी पकड़े जाएंगे। वैसे भी चांद की रोशनी अच्छी खासी है, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, तुम बस मेरे पीछे आते जाओ। जंगलों के ऊंचे नीचे रास्ते पार करते हुए गार्गी प्रबल को एक बरगद के पेड़ के पास लेकर जाती है। वह बरगद का पेड़ काफी बड़ा था। उस पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर एक नदी बह रही थी। नदी के किनारे कुछ छोटे बड़े पत्थर भी रखे हुए थे। गार्गी प्रबल के साथ बरगद के पेड़ के पीछे खड़ी हो जाती है। प्रबल पेड़ को छूते हुए कहता है, क्या यही है वो बरगद का पेड़? गार्गी कहती है, हाँ, अभी थोड़ी देर इंतजार करो, यहां पर कोई आने वाला है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां पर एक आदमी आता है जिसने सफेद धोती कुर्ता पहन रखा था। देखने में वह बहुत ही साधारण लग रहा था और उसके कंधे पर एक नीले रंग का थैला था। उसने अपना थैला एक पत्थर पर रखा और कपड़ों समेत नदी के पानी में उतर गया। उसके शरीर का आधा धड़ पानी में ही भीग रहा था। वह आदमी चंद्रमा की ओर देखता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर 5 मिनट तक कोई मंत्र पढ़ता रहता है। फिर वह बाहर आता है। पत्थरों से थोड़ा पहले ही जमीन में कई जगह गड्ढे खुदे हुए थे। दरअसल वह गड्ढे अग्निकुंड का काम कर रहे थे। वह आदमी थोड़ी सूखी हुई लकड़ियां उस गड्ढे में डालकर आग जला लेता है और उस आग के सामने बैठकर अपने थैले से तंत्र मंत्र की विभिन्न प्रकार की सामग्री निकालता है, जैसे नारियल, लाल कपड़ा, धूनी, घी, सफेद बताशे, नरकंकाल की खोपड़ी और सिंदूर इत्यादि। अंधेरे में कुछ चीजें साफ दिखाई दे रही थीं और कुछ चीजों का पता नहीं चल पा रहा था। प्रबल गार्गी से कहता है, क्या हम उनके थोड़े और करीब नहीं जा सकते? दरअसल वह अपने कैमरे में साफ तौर पर सब कुछ कैद करना चाहता था, लेकिन जहां वह खड़ा था उस तांत्रिक वाली जगह से थोड़ी दूरी पर थी। गार्गी कहती है, मैं तुम्हें यहां तक ले आई हूं, यही काफी है। यहां से साफ दिख तो रहा है, और वैसे भी तुम्हें कौन सा तांत्रिक क्रिया सीखनी है जो तुम सब कुछ अच्छे से देखना चाहते हो? प्रबल चुप हो जाता है। वह आगे देखता है कि वह आदमी अपने माथे पर सिंदूर लगाकर आंखें बंद करके आसन अवस्था में बैठ जाता है। नरकंकाल की खोपड़ी अग्निकुंड के दूसरी ओर रखी हुई थी। वह आदमी लगातार कोई मंत्र पढ़ रहा था। धीरे धीरे वह खोपड़ी अपने आप ही हवा में उड़ने लगी। यह देखकर प्रबल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह सब कुछ उसने केवल टीवी फिल्मों में ही देखा था। आज पहली बार वह अपनी आंखों से देख रहा था। धीरे धीरे वह खोपड़ी गोल गोल घूमने लगती है और फिर कुछ ही देर में अपने आप फट जाती है। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। तभी वहां पर 2 अन्य व्यक्ति आ पहुंचते हैं।
उनकी वेशभूषा भी ठीक उसी आदमी की तरह थी जो तंत्र क्रिया कर रहा था। जब वे दो अन्य व्यक्ति वहां पहुंचते हैं तो जल्दी जल्दी उस खोपड़ी के टुकड़ों को उठाने लगते हैं। तांत्रिक कहता है, लाओ सारे टुकड़े मुझे दो। तांत्रिक वो सारे टुकड़े लेकर जलती हुई आग में डाल देता है। जैसे ही वे सारे टुकड़े आग में जलते हैं, वैसे ही वातावरण में किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। कोई बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वह दर्द से तड़प रहा हो, लेकिन कौन था कुछ पता नहीं चल रहा था। प्रबल घबराते हुए गार्गी से कहता है, यह आवाज किसकी है? गार्गी कहती है, देखते जाओ। कुछ ही देर में जलती हुई आग से एक आकृति बाहर निकलती है। वह आकृति एक महिला की आकृति थी। धीरे धीरे वो आकृति एक लड़की का स्पष्ट रूप ले लेती है। प्रबल हैरानी से उस लड़की को देखता है। वह गार्गी से कहता है, गार्गी, यह कौन है? यह लड़की यहां कैसे आ गई? गार्गी कहती है, यह तांत्रिक जरूर किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए यह तंत्र क्रियाएं कर रहा है। प्रबल ने उस लड़की को केवल पीछे से देखा था। वो देखने में किसी अप्सरा के जैसे लग रही थी, लेकिन उस तांत्रिक के कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वह लड़की तांत्रिक के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। और उसी समय प्रबल उस लड़की के चेहरे को देख लेता है तो बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। आंखें बड़ी और चमकदार थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों में खून सवार है। मुंह भी जरूरत से ज्यादा फैला हुआ था। उसके चेहरे की बनावट ही अलग थी। देखने में लग ही नहीं रहा था कि ये कोई इंसान है, और सच में वह कोई इंसान नहीं, एक पिशाचिनी थी। उस तांत्रिक के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते अचानक उस पिशाचिनी के बाल लंबे होते जाते हैं और वह अपने बालों से तांत्रिक की गर्दन को जकड़ लेती है। लेकिन तांत्रिक फिर भी मंत्रों का उच्चारण जारी रखता है। साथ ही उसके साथ के दो अन्य व्यक्ति आग में लगातार घी डालते रहते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। फिर कुछ ही देर में वह पिशाचिनी तांत्रिक को आजाद कर देती है और तांत्रिक के दाएं ओर खड़ी रहती है। कुछ ही देर में वह तांत्रिक अपनी सारी सामग्री उठाकर वहां से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे वह पिशाचिनी भी चलने लगती है। प्रबल कहता है, चलो गार्गी, हम भी उनके पीछे चलते हैं, देखते हैं वह कहां जा रहे हैं। लेकिन गार्गी कोई जवाब नहीं देती। तभी प्रबल को एहसास होता है कि जैसे उसके सीने पर किसी का हाथ है। वह देखता है कि गार्गी ने उसे पीछे से गले लगाया हुआ है। प्रबल घबराते हुए गार्गी के हाथों को हटाता है और खुद भी कुछ कदम पीछे हटता है। गार्गी कहती है, क्या हुआ प्रबल? प्रबल नजरें चुराते हुए कहता है, कुछ नहीं, लेकिन तुम यह सब। गार्गी कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? प्रबल गार्गी से कहता है, यह तुम क्या कह रही हो? गार्गी कहती है, सही कह रही हूं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या हम एक नहीं हो सकते? प्रबल शांत खड़ा रहता है, क्योंकि प्रबल को भी गार्गी अच्छी लगने लगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में तंत्र मंत्र को लेकर जो डर था, वह तांत्रिक क्रिया देखने के बाद और बढ़ गया था। इसलिए वह अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाता। वह गार्गी से कहता है, गार्गी, चलो हम उनका पीछा करते हैं। गार्गी कहती है, नहीं, अब मैं तुम्हें इससे आगे का रास्ता नहीं दिखा सकती। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। अब हमें घर लौटना चाहिए। प्रबल कुछ नहीं कहता, बल्कि अपने आप ही घर के रास्ते जाने लगता है। गार्गी उसे गुस्से में देखती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जैसे ही प्रबल घर में दाखिल होता है, एक बार फिर गार्गी से पूछता है, यार गार्गी, वो लोग कहां गए होंगे? गार्गी कहती है, वह एक अन्य तंत्र क्रिया करने गए हैं। प्रबल पूछता है, कौन सी तंत्र क्रिया? गार्गी एक तीखी मुस्कान के साथ कहती है, क्या तुम उस क्रिया को जानना चाहते हो? प्रबल खुशी खुशी कहता है, हां, क्यों नहीं, चलो। गार्गी कहती है, आओ मेरे साथ, मेरे कमरे में आओ। प्रबल कुछ कहता उससे पहले ही गार्गी जल्दी जल्दी एक कमरे में चली जाती है, जो कि मिट्टी का बना हुआ कमरा था। उस कमरे में एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी बहुत ही धीमी थी। प्रबल कमरे को गौर से देखता है। कमरे में काफी सामान बिखरा पड़ा था।
प्रबल गार्गी से पूछता है, यहाँ क्या है? गार्गी प्रबल को शांत रहने का इशारा करती है और अपने दोनों हाथों से प्रबल के हाथों को पकड़ लेती है। धीरे धीरे उस कमरे में एक सुगंध फैलने लगती है और प्रबल उस सुगंध में खो जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखों में नशा छाने लगता है और वो खुद ही चारपाई पर लेट जाता है। फिर उसके बाद उसके साथ क्या होता है उसे कुछ खबर नहीं। सूरज निकलने पर रूपेश्वर भी उठ चुका था। वह घर के कुछ न कुछ काम कर रहा था, जैसे बाल्टी उठाना, जानवरों को निकालना। इन आवाज़ों से प्रबल की आंख खुल जाती है और तभी रूपेश्वर गार्गी को आवाज़ भी लगाता है, गार्गी आज उठी नहीं, गार्गी। लेकिन जैसे ही प्रबल आंखें खोलता है वह गार्गी को अपने पास लेटा हुआ पाता है। गार्गी भी नींद से जागने लगती है। प्रबल हड़बड़ा कर उठ जाता है। जब वह चारपाई से खड़ा होता है तो अपने आप को निर्वस्त्र पाता है। न केवल प्रबल बल्कि गार्गी भी निर्वस्त्र थी। एक बार फिर रूपेश्वर की आवाज गार्गी और प्रबल के कानों में पड़ती है। प्रबल कहता है, तुम्हें तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। गार्गी भी घबरा जाती है और जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है। वह प्रबल से कहती है, तुम बाहर मत आना। प्रबल भी घबराया हुआ था। वह चुपचाप कमरे में ही बैठ जाता है। उसका सिर भारी हो रहा था। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि रात क्या हुआ था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो बस इतना जानता था कि गार्गी ने उसके हाथ पकड़े थे। दिमाग पर जोर देने की वजह से उसका सिर दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो कुछ देर बैठा ही था, तभी दरवाजा खुलता है। प्रबल देखता है कि गार्गी हाथ में एक गिलास लेकर आई है। गार्गी कहती है, लो ये शरबत पी लो। मुझे पता है तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, इससे आराम हो जाएगा। प्रबल वो शरबत देखता है तो अजीब सा मुंह बनाता है। उस शरबत का रंग बिल्कुल लाल था, खून के जैसा। वह घबराकर गार्गी की ओर देखता है। गार्गी बड़े प्यार से कहती हैं, पी लो, शरबत ही है, खून नहीं है। प्रबल शक भरी निगाहों से गार्गी को देख रहा था। तभी गार्गी हल्के हल्के होंठ हिलाते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और प्रबल का डर गायब हो जाता है। वह मुस्कुराते हुए वह शरबत पी लेता है। शरबत पीकर उसे काफी सुकून मिलता है। वह उठकर बाहर चला जाता है। उसे अब काफी फ्रेश लग रहा था। गार्गी भी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। तभी उसे अमर का ध्यान आता है और एक बार फिर रात के सारे दृश्य उसके सामने आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बार बार किसी सम्मोहन में चला जाता है और बार बार उससे वापस आ जाता है। वो जल्दी से कमरे में जाता है और अमर को उठाता है। अमर उठ, अमर यार उठ। अमर जैसे ही अपनी आंख खोलता है वह प्रबल को घबराए हुए देखता है। अमर झट से उठकर बैठ जाता है। वह पूछता है, क्या हुआ प्रबल, सब ठीक तो है? प्रबल कहता है, यार कल मैंने बहुत कुछ अजीब देखा। प्रबल जल्दी से लैपटॉप खोलता है और वीडियो दिखाने लगता है। अमर जब वह वीडियो देखता है तो उसे भी काफी हैरानी होती है। उस वीडियो में गार्गी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। उसका रूप बिल्कुल वैसा था जैसा रात उसने एक पिशाचिनी के रूप को देखा था। प्रबल उस वीडियो को देखकर रोने लगता है। वे लोग वीडियो देखकर समझ जाते हैं कि कल रात गार्गी और प्रबल के बीच क्या हुआ था। अमर कहता है, यार ये सब क्या है? क्या तुझे जरा भी डर नहीं लगा? प्रबल कहता है, यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। और तुझे क्या लगता है कि मैं इस पिशाचिनी के साथ? नहीं नहीं, मैं जरूर उसके वश में हो गया था। मैंने तुझे बताया था ना कि गार्गी जादू टोना करना जानती है। उसने जरूर मुझे अपने वश में कर लिया था। मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। अमर कहता है, लेकिन यार हम इस वीडियो को सर को कैसे दिखाएंगे? मतलब इसमें तो बहुत कुछ है और मुझे नहीं लगता कि इसे टेलीकास्ट करना भी ठीक होगा। प्रबल कहता है, अमर हमें यहां से जल्द ही निकलना होगा। अमर कहता है, मुझे भी यही लगता है। अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जब वे लोग आपस में बातें कर रहे थे तब गार्गी दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन लेती है। उनकी बातें सुनकर गार्गी का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है। वह गुस्से से दरवाजा खोलती है और प्रबल को घूरने लगती है। घूरते घूरते उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। प्रबल घबराया हुआ था। अब तो अमर की सिट्टी पिट्टी भी गुम हो गई थी।
प्रबल ने धीरे से कहा, गार्गी तुम। गार्गी ने गुस्से में एक अलग ही आवाज निकालकर कहा, तू हमें धोखा दे रहा है। तू हमारी वीडियो बना रहा था, अब तू नहीं बचेगा। प्रबल यह सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। वह कहता है, नहीं गार्गी, तुम गलत समझ रही हो, मैं धोखा नहीं दे रहा था। गार्गी गुस्से में कहती है, तो तूने वीडियो क्यों बनाई? दुनिया को बताएगा कि यहां जादू होता है। मैंने तेरे साथ क्या किया, ये सब कुछ दुनिया को बताएगा। प्रबल और अमर गार्गी की आवाज सुनकर घबरा रहे थे। पता नहीं अचानक गार्गी की आवाज को क्या हो गया था। उसकी आवाज काफी भारी हो गई थी। अचानक कमरे का सामान अपने आप ही इधर उधर गिरने लगता है। न केवल कमरे का बल्कि पूरे घर का सामान इधर उधर गिरने लगता है। प्रबल के लैपटॉप में भी अपने आप ही आग लग जाती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। उधर रूपेश्वर बाहर आंगन में लकड़ियां काट रहा था। लकड़ी भी अपने आप इधर से उधर गिरने लगती हैं। वह खुद भी घबरा जाता है और गार्गी को आवाज लगाता है। वह गार्गी को ढूंढता ढूंढता अमर और प्रबल के कमरे तक जाता है। तब गार्गी का उग्र रूप देखकर घबरा जाता है। गार्गी के नाखून धीरे धीरे लंबे होते जा रहे थे। रूपेश्वर गार्गी को आवाज लगता है, गार्गी मेरी बात सुनो। गार्गी गुस्से से रूपेश्वर की तरफ देखती है और रूपेश्वर हवा में उछलता हुआ कमरे के बाहर जा गिरता है। यह देखकर प्रबल अमर पसीना पसीना हो जाते हैं। अमर कहता है, प्रबल ये इसे क्या हो गया, कहीं यह हमें मार तो नहीं देगी? गार्गी चिल्लाकर कहती है, तुम दोनों को मार दूंगी। मेरे साथ छल करोगे, वीडियो बनाकर अपने साथ ले जाओगे। तुम लोग जाओगे तो तब जब तुम लोग जिंदा रहोगे। इतना कहकर गार्गी खूब जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर अमर और प्रबल दोनों ही अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। दोनों की आंखें बंद थीं, लेकिन गार्गी प्रबल का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है और फिर कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। जैसे ही अमर आंख खोलता है तो वह प्रबल को अपने पास नहीं पाता। वह देखता है कि रूपेश्वर भी कमरे के बाहर बेहोश पड़ा है। अमर प्रबल को आवाज लगता है, लेकिन प्रबल घर में मौजूद नहीं था और ना ही गार्गी थी। उसके सामने केवल रूपेश्वर बेहोश पड़ा था। अमर रूपेश्वर को होश में लाता है। जैसे ही रूपेश्वर को होश आता है, वह एक बार फिर घबरा उठता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूपेश्वर उठते ही कहता है, गार्गी कहाँ गई? गार्गी। अमर के चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। वह भी घबराए हुए अल्फाजों में कहता है, मुझे नहीं पता, मेरा दोस्त प्रबल भी गायब है। वह गार्गी है या कोई चुड़ैल? रूपेश्वर रोते हुए कहता है, वह एक पिशाचिनी है। वह प्रबल को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे पहले ही किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा था, इसीलिए मैं तुम लोगों की रक्षा कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। मैंने तुम्हारे कमरे को बांध दिया था, अब पता नहीं क्या होगा। अमर कहता है, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? वह उसे क्यों मारेगी? मेरे दोस्त ने क्या किया है? रूपेश्वर कहता है, तुमने कुछ तो धोखा किया है उसके साथ, इसलिए वह इतना उग्र रूप लेकर तुम्हारे सामने आई है। अमर समझ जाता है कि यहाँ के तंत्र मंत्र को गार्गी उजागर नहीं करना चाहती थी, और खास तौर पर उसकी अपनी पहचान को तो बिल्कुल भी नहीं, और शायद इसीलिए उसने ऐसा रूप धारण कर लिया। लेकिन एक तरह से प्रबल और अमर के साथ भी तो छल किया गया था। वे लोग गार्गी को एक इंसान समझते थे, लेकिन वह तो एक पिशाचिनी निकली। अमर गुस्से में रूपेश्वर से कहता है, आपके यहाँ क्या सभी लोग पिशाच और पिशाचिनी हैं? कोई इंसान नहीं है क्या? आप भी कोई शैतान हैं? रूपेश्वर मायूस सा चेहरा बनाकर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भला शैतान क्यों होता, मैं इंसान ही हूं। अमर कहता है, तो फिर हमने गार्गी के साथ धोखा कैसे किया? धोखा तो उसने हमारे साथ किया है। प्रबल तो उसे लड़की समझ रहा था और शायद उसके प्यार में भी पागल होने लगा था, जबकि गार्गी इंसान नहीं, एक पिशाचिनी है, इसलिए धोखा गार्गी ने दिया है। रूपेश्वर हाथ जोड़कर कहता है, बेटा गलती कहीं ना कहीं तो मुझसे भी हुई है, जो मैंने तुम्हें यहां आसरा दे दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अमर कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? रूपेश्वर कहता है, मैं क्या करता, मैं तो खुद उस पिशाचिनी के बंधन में बंधा हुआ हूं। पता नहीं
वह तुम्हें कहाँ मिल गई और यहाँ तक ले आई? अगर मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए मना कर देता तो वह शायद मुझे यातनाएं देती जो मेरे लिए काफी पीड़ादायक होती। जिस रात चमगादड़ ने प्रबल की उंगली पर काटा था, मैं उसी रात समझ गया था कि हो ना हो गार्गी प्रबल को अपना शिकार जरूर बनाएगी। प्रबल देखने में बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट है। वह हमेशा ही ऐसे आदमियों की तलाश में रहती है। मैंने तुमसे कई बार बंद लफ्जों में इस बात को कहना चाहा कि तुम गार्गी से दूर रहो, लेकिन मुझे कभी भी मौका नहीं मिल पाया क्योंकि मुझसे ज्यादा गार्गी की नजर तुम लोगों पर रहती थी। अमर कहता है, लेकिन आप एक पिशाचिनी के साथ क्यों रह रहे हैं? क्या आप भी कोई तांत्रिक है? रूपेश्वर कहता है, हाँ मैं एक तांत्रिक हूं, लेकिन मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी पिशाचिनी को अपने वश में कर सकूं, बल्कि उसने ही मुझे अपने वश में किया हुआ है। दरअसल मैंने किसी पिशाचिनी को सिद्ध नहीं किया था, बल्कि मैंने एक लड़की को पिशाचिनी में परिवर्तित कर दिया था, और मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। अगर मैंने पिशाचिनी को सिद्ध किया होता तो शायद आज मैं इस हाल में ना होता। मैंने एक इंसान को शैतान बना दिया जिसका खामियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। अमर कहता है, क्या मतलब लड़की को पिशाचिनी? रूपेश्वर कहता है, हाँ, आज भी कई तांत्रिक ऐसे हैं जो गुप्त रूप से अपनी तंत्र विद्या को अंजाम देते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था। मैंने आज से लगभग 20 साल पहले एक ऐसी तंत्र विद्या की जिसमें मुझे एक पिशाचिनी अपने गुलाम के रूप में चाहिए थी, लेकिन मैं शक्तिशाली पिशाचिनी चाहता था। तब मुझे मेरे गुरुजी ने बताया कि यदि हम किसी छोटी बच्ची के साथ तंत्र क्रिया करके उसे पिशाचिनी के रूप में सिद्ध कर दें तो हम काफी शक्तिशाली हो सकते हैं, और मैंने ऐसा किया भी। लेकिन शायद मुझसे कहीं कोई चूक हो गई थी, वह जो मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं आज तक परेशान हूं। उस छोटी सी बच्ची को पिशाचिनी बनाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे वह उग्र रूप लेने लगी थी। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसकी काम वासना भी बढ़ती जा रही थी। मैं उसे एक पिता के रूप में पाल रहा था। जब मैंने देखा कि वह गांव के हर पुरुष की ओर आकर्षित हो रही है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, तब मुझे उसकी चिंता हुई। मैंने उस पिशाचिनी से छुटकारा पाना चाहा, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया, बल्कि वहीं मुझ पर हावी होने लगी। धीरे धीरे गार्गी मेरी शक्ति भी मुझसे लेती गई। मैं तंत्र जानता तो हूं, लेकिन मैं चाहकर भी गार्गी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उसे सिद्ध करने वाला भी मैं था। गार्गी गांव के सभी पुरुषों को भी अपना शिकार बनाने लगी थी, और इसके चलते गांव वालों ने हमें उस गांव से अलग रहने के लिए कह दिया। यही वजह है कि हम गांव से हटकर यहां इस मकान में रहते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने तंत्र विद्याएं करनी शुरू कर दी, और जैसे तैसे करके गार्गी को थोड़ा बहुत वश में करने लगा। अब मैं इतना कर सकता था कि गार्गी किसी भी इंसान को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन दोपहर के समय गार्गी की शक्तियां चरम सीमा पर होती हैं। इस वजह से मैं उसे अपने वश में नहीं कर पाता था। वह जिसे चाहे दिख सकती है, और शायद इस समय तुम लोग को गार्गी मिल गई, और गार्गी को तुम। जब तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा, तब गार्गी ने तुम्हें अपना शिकार बनाने की सोची, इसलिए वह तुम्हें घर ले आई। मैंने गार्गी को काफी मना किया कि वह तुम लोगों को छोड़ दे, लेकिन उसने मुझे ही जान से मारने की धमकी दे दी। पहले तो वह शायद प्रबल को केवल कमजोर करके उसे जिंदा छोड़ देती, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उसे जिंदा छोड़ेगी। अमर ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है, आप ऐसा मत कहिए। कैसे भी करके आप मेरे दोस्त की मदद कीजिए, उसे ढूंढिए, वह कहाँ है? रूपेश्वर कहता है, तुम यही ठहरो, मैं गांव में जाकर किसी से मदद मांगता हूं। अमर कहता है, नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। उस समय अमर यह भूल जाता है कि वो यहां किस काम से आया था। उसे बस प्रबल की चिंता हो रही थी। वह रूपेश्वर के साथ गांव की तरफ चल देता है। रूपेश्वर गांव में बने मंदिर में जाता है। वहां पर एक महंत बैठे हुए थे। वह उस महंत को प्रणाम करता है। रूपेश्वर महंत को बाहर आने का इशारा करते हैं और अकेले में सारी बात महंत को बताते हैं। पहले तो महंत अमर पर गुस्सा करते हैं कि यह हमारा गांव है, कोई तुम्हारे घूमने की जगह नहीं जो हम तुम्हें यहाँ की बातें बताएं।
साथ ही रूपेश्वर पर भी गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी उस एक गलती की सजा आज तक लोग भुगत रहे हैं, लेकिन अब किसी को सुनाने से मुश्किल हल होने वाली नहीं थी। उसके लिए कुछ उपाय करना था। महंत कहते हैं, पहले तो हमें गार्गी को ढूंढना होगा। गार्गी का पता चलेगा तभी हम यह पता लगा पाएंगे कि प्रबल कहाँ है। तुम गार्गी का पता ढूंढो कि वह कहाँ गई होगी। रूपेश्वर कहता है, मनहत जी, मैं उसे इस समय कहाँ ढूंढूं? वह अक्सर तालाब के किनारे ही जाया करती थी और मैं उसी रास्ते से यहाँ आया हूं। वह मुझे रास्ते में कहीं नहीं दिखी। तभी अमर को याद आता है कि प्रबल ने उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताया था जहां पर आत्माएं कैद होती हैं। वह तुरंत कहता है, महंत जी, आपके यहां जंगल में एक मंदिर है जहां पर आत्माएं कैद रहती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं गार्गी प्रबल को वहां लेकर गई हो? यह सुनते ही रूपेश्वर और महंत जी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उन्हें अमर की बात सही लगती है। मनहत जी कहते हैं, तुम लोग चलो, मैं सामान लेकर आता हूं। महंत जी अपने थैले में कुछ सामग्री रख लेते हैं और फिर उस मंदिर के लिए निकल जाते हैं जहां पर प्रबल के ऊपर कुछ आत्माओं ने वार किया था। महंत जी रूपेश्वर और अमर से कहते हैं, तुम लोग मंदिर के बाहर खड़े रहना, मैं अंदर जाता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि यहां आत्माएं तुम पर हमला कर दें। महंत प्रबल को आवाज लगाते हुआ अंदर की तरफ जाता है। तब उसे प्रबल एक जगह बेहोश दिखता है। उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे और उनसे खून भी निकल रहा था। वह प्रबल को उठाकर कहते हैं, प्रबल, प्रबल बेटा उठो। प्रबल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके शरीर में काफी दर्द हो रहा था। वह दर्द से कराहने लगता है। जब प्रबल अपने चारों तरफ देखता है तो वह समझ जाता है कि वह आत्मा वाले मंदिर में है। वह उठने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे बचा लो, वह मुझे मार देगी। महंत जी कहते हैं, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। चलो, तुम यहां से जल्दी चलो। महंत जी प्रबल का हाथ पकड़कर उस मंदिर के बाहर ला ही रहे थे कि उन्हें गार्गी दरवाजे पर खड़ी दिखती है। वह गुस्से से महंत जी को भी घूर रही थी। देखते ही देखते एक बार फिर उसका रूप बदलने लगता है। वह भयानक रूप ले लेती है। महंत जी गुस्से में कहते हैं, गार्गी मेरे रास्ते से हट जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। गार्गी कहती है, इसे मुझे दे दो, अगर इसके और मेरे बीच में कोई भी आया तो वह भी मारा जाएगा। महंत जी कहते हैं, लेकिन यह निर्दोष है। गार्गी कहती है, नहीं, यह निर्दोष नहीं है, यह यहाँ के राज दुनिया के सामने खोलने के लिए आया है। आप क्या चाहते हैं कि यह मेरे बारे में जाकर सबको बता दे? महंत जी गुस्से में कहते हैं, अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम यह काम करती ही क्यों हो? क्या तुमने हमें देखा है कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाया है? नहीं ना? गार्गी कहती है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं आई थी, मुझे लाया गया था। इतना कहकर गार्गी महंत को भी धक्का दे देती है और प्रबल को पकड़कर वहां से ले जाने लगती है। महंत जी अपने आप को संभालते हैं और पीछा करने के लिए जैसे ही मंदिर के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि रूपेश्वर और अमर जमीन पर बेहाल पड़े हैं। महंत जी उन दोनों को भी उठाते हैं। वे समझ जाते हैं कि इनका यह हाल गार्गी ने ही किया है। फिलहाल वे तीनों वहां से वापस रूपेश्वर के घर आ जाते हैं। महंत जी कहते हैं, मुझे प्रबल का कोई कपड़ा चाहिए, क्या तुम्हारे पास उसका कोई कपड़ा होगा? अमर कहता है, हाँ, मैं अभी लेकर आता हूं। अमर भागकर कमरे में जाता है और जल्दी से अमर का बैग खोलता है। लेकिन जैसे ही वह बैग खोलता है उसे कपड़ों की जगह बहुत सारे काले सांप नजर आते हैं। वह उन सांपों को देखकर चीख पड़ता है और पीछे हट जाता है। अमर की चीख सुनकर महंत और रूपेश्वर भागकर उसके कमरे में जाते हैं और वे देखते हैं कि अमर घबराया हुआ है और चारों तरफ देख रहा है। वह अपनी जगह से इधर उधर कूद भी रहा था। रूपेश्वर अमर से पूछता है, क्या हुआ अमर, कूद क्यों रहे हो? अमर रूपेश्वर को भी धक्का दे देता है और कहता है, सांप, यहां बहुत सारे सांप हैं, जाओ दूर हटो। रूपेश्वर और महंत जी कमरे में सब तरफ देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। वहां सांप तो क्या, सांप की मौसी भी नहीं थी। रूपेश्वर अमर को झंझोड़कर कहता है, अमर, होश में आओ,
यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई सांप नहीं है। महंत जी कहते हैं, ये उस गार्गी का काम है, उसका अगला शिकार अमर ही होगा। अमर पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। उसे सब जगह केवल सांप ही सांप नजर आ रहे थे। महंत जी अपने थैले से थोड़ी राख निकालते हैं और उस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। फिर वह मुट्ठी भर के राख को अमर के ऊपर डाल देते हैं। जैसे ही राख अमर के ऊपर गिरती है, अमर धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह हैरानी से प्रबल के बैग की ओर देखता है तो वो भी बिल्कुल सामान्य था। अमर हैरानी से कहता है, अरे ये क्या, अभी तो यहां बहुत सारे सांप थे। महंत जी कहते हैं, यहां कोई सांप नहीं था, वह केवल तुम्हें दिखाई दे रहे थे। ये सब कुछ वो गार्गी ही कर रही है। मुझे लगता है अब तुम्हें भी खतरा है, मेरे साथ मंदिर चलो। महंत रूपेश्वर और अमर को अपने साथ मंदिर ले जाता है। वहां पर मां भैरवी की एक बड़ी प्रतिमा के आगे अमर को शीश झुकवाया जाता है। साथ ही उससे कुछ मंत्र भी बुलवाए जाते हैं। उसके बाद महंत प्रतिमा के चरणों के पास रखे एक काले धागे को अमर के दोनों हाथों में बांध देते हैं। महंत कहते हैं, अमर, यह मत सोचना कि यह काला धागा ज्यादा देर तक तुम्हारी रक्षा कर पाएगा। वह प्रबल को मारने के बाद तुम्हारे पास ही आएगी। उससे बचने का केवल एक ही तरीका है कि जब वह प्रबल को मार रही हो तब तुम उस पर अभिमंत्रित राख फेंक दो, ताकि उसके मन में तुम्हारे प्रति जो घृणा उत्पन्न हुई है वह समाप्त हो जाए। अमर कहता है, लेकिन मेरा दोस्त तो बच जाएगा ना? महंत कहते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारे दोस्त को बचा पाए, लेकिन उसमें हमें तुम्हारा साथ भी चाहिए। अमर कहता है, मैं हर तरीके से तैयार हूं, आप बस मुझे बताइए कि क्या करना है। महंत कहते हैं, आज रात हम उस जगह पर जाएंगे जहां पर तांत्रिक तंत्र साधना करते हैं। आज अमावस्या की रात है। काफी मुमकिन है कि गार्गी प्रबल को आज ही मारने की कोशिश करे। तुम्हें अभिमंत्रित राख को गार्गी के ऊपर डालना है। यह काम केवल तुम ही कर सकते हो। अगर तुम्हें बचना है तो। रही बात प्रबल की, तो उसके लिए भी मैं कुछ उपाय करता हूं। फिलहाल तुम अभी घर जाओ। अमर और रूपेश्वर घर आ जाते हैं, लेकिन पूरा दिन अमर बस प्रबल के बारे में ही सोचता रहता है। उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। जैसे तैसे करके रात हो जाती है। महंत जी रूपेश्वर और अमर को लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। वह अमर से कहते हैं, अमर, अभी हम यहां से थोड़ा दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मौजूदगी का एहसास गार्गी को हो जाएगा, लेकिन शायद तुम्हारे बारे में पता ना चल पाए। तुम इसी पेड़ के पीछे छिपे रहना। जब तुम गार्गी को देखो तब ये अभिमंत्रित राख उसके ऊपर डाल देना, और राख उस समय डालना जब वह प्रबल के साथ व्यस्त हो, क्योंकि वह अकेली होगी तो तुम पर वार कर सकती है। प्रबल उसका पहला शिकार है, इसलिए जब वह उसके साथ होगी तो वह उसे छोड़कर तुम पर वार नहीं करेगी। अमर उस बरगद के पेड़ के पीछे छिप जाता है और गार्गी का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी ओर महंत और रूपेश्वर बरगद के पेड़ से थोड़ा दूरी पर जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदकर बैठे हुए थे। महंत जी उस गड्ढे में कोई तंत्र साधना कर रहे थे। वह बिल्कुल गुप्त और एकांत साधना थी। रूपेश्वर आसपास का ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। इधर कुछ ही देर में अमर को प्रबल आता हुआ दिखाई देता है। अमर प्रबल को आवाज लगाता है, लेकिन प्रबल को अमर की आवाज नहीं आती। प्रबल इस तरह से चल रहा था जैसे वह सम्मोहन में है, लेकिन तभी अमर की नजर नदी के उस पार से आती हुई गार्गी पर पड़ती है। वह तुरंत बरगद के पेड़ के पीछे छिप जाता है। वह देखता है कि प्रबल नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठ गया है। उसने अपनी कमर पर केवल एक गमछा पहन रखा है। वह देखता है कि गार्गी उसकी नजरों से गायब हो गई है। वह हैरान रह जाता है। वह कहता है, अरे अभी तो यही थी, अब कहां गई? लेकिन अगले ही पल वह देखता है कि गार्गी प्रबल के पीछे खड़ी है। वह धीरे धीरे प्रबल को अपनी बाहों में भर लेती है। प्रबल भी उसे देखकर खुश होता है। गार्गी प्रबल की गोद में जाकर बैठ जाती है और उसके होंठों का चुंबन करती है। लेकिन जैसे ही गार्गी प्रबल से अलग होती है तो एकदम प्रबल का सम्मोहन टूट जाता है। वह गार्गी के चेहरे को देखकर घबरा जाता है। गार्गी के मुंह से खून निकल रहा था। उसके दांत नुकीले हो गए थे।
प्रबल जब अपना मुंह छूकर देखता है तो प्रबल के मुंह से खून निकलने लगता है। वह घबरा कर खड़ा होता है और गार्गी को धक्का देता है। एक बार फिर प्रबल डरा सहमा सा कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। प्रबल पत्थर के आगे पैर रख ही नहीं पाता। वह वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों को किसी ने पकड़ रखा है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वही लड़की गुस्से से उसके पैरों को घूर रही थी। प्रबल बुरी तरह चिल्ला रहा था। अमर बरगद के पेड़ के पीछे खड़ा सारा नजारा देख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर प्रबल की मदद करे। लेकिन गार्गी पर कोई असर नहीं होता। वह हंसते हुए कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी देती, लेकिन अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। तुम मेरी असलियत दुनिया तक पहुंचा दोगे और मैं यह नहीं चाहती। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती थी और हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन अफसोस, मैं कभी किसी को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकती और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर गार्गी प्रबल के कंधे पर अपने नुकीले दांत गड़ा देती है। अमर अब हिम्मत करता है। वह जल्दी से पेड़ के पीछे से निकलता है और गार्गी के सामने जा पहुंचता है। गार्गी अभी भी प्रबल का खून पी रही थी, लेकिन उसकी नजर अमर पर जा चुकी थी। वह अमर को भी गुस्से से घूर रही थी, लेकिन अमर देरी नहीं करता, बल्कि एक थैले से अभिमंत्रित राख निकालता है और तुरंत गार्गी के ऊपर फेंकने लगता है। वह लगभग 2-3 बार मुट्ठी भरकर राख को गार्गी के ऊपर फेंकता है तो गार्गी तुरंत पीछे हट जाती है। वह गुस्से से अमर को देखती है और अमर की ओर आती है, लेकिन अमर दोबारा अभिमंत्रित राख को गार्गी के ऊपर फेंक देता है। तभी महंत जी और रूपेश्वर वहां आ जाते हैं। महंत के हाथ में 2 लंबी अस्थियां थीं, जिसे वह ऊपर की ओर हवा में लहराते हुए आ रहे थे और जोर जोर से मंत्रों का जाप कर रहे थे। रूपेश्वर के हाथ में महंत जी का थैला था। फिर महंत जी एक जगह खड़े हो जाते हैं और रूपेश्वर उनके चारों ओर एक गोल घेरा बना देता है। महंत रूपेश्वर की तरफ एक हाथ से इशारा करता है तो रूपेश्वर तुरंत थैले से एक डमरू निकाल कर देता है। महंत जल्दी से उस डमरू को बजाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वह पिशाचिनी एक एक कदम पीछे जाने लगती है। वह नदी की पानी की सतह पर बड़े आराम से चलती हुई नदी के दूसरी ओर चली जाती है। जब वह दूर चली जाती है तब नदी का पानी तेज बहाव के साथ बहने लगता है और कुछ ही देर में जब उसका बहाव कम होता है तब महंत जी अपना डमरू बजाना बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर अमर प्रबल को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रबल तो उसी समय मर चुका था जब गार्गी ने उसके कंधे पर अपने दांत लगाए थे। प्रबल की सांस रुक चुकी थी और वह जमीन पर गिरा पड़ा था। महंत जी और रूपेश्वर प्रबल के पास जाते हैं और उसकी सांसें चेक करते हैं। दोनों के चेहरे मायूस हो जाते हैं। अमर समझ जाता है कि प्रबल अब इस दुनिया में नहीं रहा। अमर जोर जोर से रोने लगता है। सुबह तक यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि एक पिशाचिनी ने बाहर से आए एक मुसाफिर का शिकार किया है, लेकिन कोई भी इस बात पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करता। महंत अमर से कहते हैं, अमर, हम तुम्हारे दोस्त को वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन तुम्हें जीने का एक मौका और दिलवा सकते हैं। तुम यहां से लौट जाओ। संसार के कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने दिया जाए तो बेहतर होता है। कुछ चीजों को दुनिया के सामने ना लाना ही बेहतर होता है। इस संसार में हर कोई एक निजी जीवन जीना चाहता है। मुझे लगता है तुम मेरी बात अच्छी तरह समझते होंगे। हम अपने मयोंग को एक अच्छी छवि के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी छवि को बिगाड़ दिया था। मुझे नहीं लगता मेरे गांव में अब कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गलत तंत्र मंत्र करता है या उसे उसका परिणाम नकारात्मक मिलता है। हमें केवल गार्गी से ही खतरा है। गार्गी की आयु पूरे होने में अभी काफी समय है। जब तक उसकी आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक वह गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहां से चले जाओ। यही वजह है कि हम लोगों को तंत्र मंत्र की ओर आकर्षित करने का मौका नहीं देते। वे लोग इन क्रियाओं को नहीं समझ सकते, उनके गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सकते। तंत्र क्रिया आत्मा से जुड़ी हुई क्रिया होती है, जिसके एक गलत प्रयोग से सब कुछ नष्ट हो जाता है
और सही प्रयोग से मोक्ष मिल जाता है। लेकिन तुम जैसे बाहर से आए हुए लोग इस बात को समझते ही नहीं हो, इसीलिए अब हमने यह सब बंद कर दिया है, और अगर कोई करता भी है तो हम उसे सामने नहीं लाते। ऐसा नहीं है कि केवल एक हमारा ही गांव है जो तंत्र क्रिया जानता है। देश दुनिया में न जाने बहुत से ऐसे कबीले, बहुत सी ऐसी जगह हैं जो तंत्र क्रिया करना जानते हैं और करते भी हैं, लेकिन सब अपने कार्य को निजी रखना चाहते हैं। यह बात तुम्हें समझनी होगी। अमर महंत जी की इस बात पर बिल्कुल शांत रहता है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि उसने यहां आकर गलती कर दी है। साथियों, सच में कभी कभी हमें दुनिया के रहस्यों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अमर अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने न केवल एक पत्रकार खोया था, बल्कि एक अच्छा दोस्त भी खो दिया था। एक पिशाचिनी को इंसान का धोखा बहुत बुरा लगा। प्रबल, जो अपने काम में हमेशा से होनहार रहा था, वह अपने इस काम को पूरा नहीं कर पाया। उसके सर इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि प्रबल जल्द ही मयोंग गांव से एक अच्छी रिपोर्ट लाकर देगा। लेकिन प्रबल लौटा, लेकिन रिपोर्ट लेकर नहीं, बल्कि अपनी मौत लेकर। अमन ने जो कहानी सर को बताई, उसे सुनकर सर भी हैरान थे। वह इस पर एक्शन भी लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई सबूत भी नहीं था। अमर ने वहां जो कुछ भी अनुभव किया था, उसको मद्देनजर रखते हुए अमर ने अपने सर से यह विनती की कि अब उस गांव में जाने का भी मत सोचिए। शायद प्रबल की मौत इसी तरह लिखी थी, और हो सकता है प्रबल की मौत हम सब के लिए एक सबक भी हो कि हमें प्रकृति के रहस्य से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। संसार में केवल एक तंत्र मंत्र ही बुरा या खतरनाक काम नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे बुरे काम हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम संसार से और बातों के रहस्य हटाएं। हमने जादू टोने को एक बुराई के रूप में मान रखा है, लेकिन यह हमेशा बुरी नहीं होती है। यह बात हमें समझनी होगी, तभी इस समस्या का हल निकल सकता है। अन्यथा जिस तरह से लोग जादू टोने से डरते आए हैं, हमेशा इसी तरह डरते रहेंगे। डरना न केवल जादू टोने से चाहिए, बल्कि समाज में जो बुराइयां हैं, हमें उनसे भी डरना चाहिए। जब अमर ने अपनी आप बीती अपने सर को बताई, तब मोहन ने बात को रफा दफा करने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहते कि म्योंग गांव के बारे में अब कोई और भी कुछ बुरा कहे या उसके रहस्य को खोजने के लिए दोबारा वहां जाए। वह नहीं चाहते थे कि जिस दर्दनाक मौत से प्रबल गुजारा है, कोई और भी गुजरे। साथियों, जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये मुझे भी किसी अदर सोर्स के द्वारा ही सुनने को मिली है। मैं खुद उस जगह पर जाकर इस चीज को प्रूफ नहीं करके आया हूं कि एक्चुअल में वहां पर आज ऐसा होता है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि शायद कई सालों पहले, जब दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, हमारा देश भी काफी पिछड़ा हुआ था, तब शायद वहां पर बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र की चीजें की जाती थी, और इसी वजह से उस गांव को आज भी उसी चीज के लिए ज्यादा जाने जाना लगा है। अब आज से 30 से 40 साल पहले तो हमारे देश में हर जगह पर ऐसी चीजें आम हो चुकी थी। अब जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, उस वजह से वैसी चीजें आपको खुले में देखने को नहीं मिलती हैं। हालांकि जितना तंत्र मंत्र बाकी दुनिया में होता है, उतना तो आज भी उस गांव में होता ही है। लेकिन कई लोग कुछ गलत चीजें बिना मतलब के इंटरनेट पर परोसते जा रहे हैं। फेंकने की भी एक इंतहा होती है। लोगों को हर जगह की संस्कृति और वहां के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। हम बिना सोचे समझे उस जगह के बारे में इतना कुछ बोल देते हैं, तो सोचिए वहां के लोगों को कितना बुरा लगता होगा। खैर, मैं जानता हूं कि आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी, और आपके जो भी विचार है वो मुझे आप कमेंट में बताइए। और अब मैं अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम लेता हूं। संजय देसाई गुजरात, आलोक पांडे गुजरात, नाफिश खान सऊदी अरब, सोनू जोशी रायपुर, दद्दाम कानपुर, ओम प्रकाश बेनीवाल राजस्थान, ईशा गोस्वामी प्रयागराज, पुष्पेंद्र कुशवाहा गुजरात, राजवीर सिंह सुल्तानपुरी दिल्ली। चलिए मिलता हूं आपसे एक और नए हॉरर अनुभव के साथ।